Good evening students, welcome to Zoology One Shot video lecture series. Today we will discuss on human reproduction. जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस. टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन. ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग. अगर प्लांट्स में हम डिस्कस करें तो प्लांट्स में टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. लेकिन ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स में केवल क्या मिलेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड दे आर विविपेरस. चाइल्ड की क्या करने वाले हैं? बर्थ. एग लेइंग नहीं है ह्यूमन बींग्स. हम कैसे हैं? चाइल्ड की लेइंग करते हैं, इसीलिए हमको क्या नाम दिया है? विविपेरस. तो टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड विविपेरिटी आर विविपेरस. अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन को टोटल यहाँ पर कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया है और इनके सीक्वेंसिंग भी आपको याद रखना है. 1 2 3 4 5 एंड 6. टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी है? यहाँ पर 6. और इन 6 स्टेप्स का सीक्वेंस आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आपको यहाँ से इनका सीक्वेंस भी याद रखना है. ये ऐसा समझो जैसे ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्या हो गया है, एक ट्रेलर है. यहाँ पर पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन यही कंप्लीट हो जाएगा आपका. फर्स्ट स्टेप है गैमेटोजेनेसिस. अगर मेल हुआ और फीमेल तो मेल में प्रोड्यूस क्या होते हैं? स्पर्म. और स्पर्म प्रोडक्शन क्या है? गैमेटोजेनेसिस. और फीमेल अगर हुई तो प्रोड्यूस होंगे ओवम. ओवम और स्पर्म का प्रोडक्शन क्या है? गैमेटोजेनेसिस. फिर स्पर्म फीमेल के वेजाइना में स्पर्म को डिस्चार्ज करता है. इस प्रोसेस का नाम है इंसेमिनेशन. और फिर जैसे स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मूवमेंट करता हुआ कहाँ जाएगा? वो ओवम के पास. और ओवम से क्या करने वाला है? फर्टिलाइजेशन. ओवम के साथ स्पर्म क्या करने वाला है? फर्टिलाइजेशन. ये इधर से आया स्पर्म और ये स्पर्म ओवम के साथ क्या करने वाला है? फर्टिलाइजेशन. तो फर्स्ट स्टेप गैमेटोजेनेसिस, सेकंड स्टेप इंसेमिनेशन और थर्ड स्टेप यहाँ पर क्या है? फर्टिलाइजेशन. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट क्या है? फर्टिलाइजेशन. फोर्थ स्टेप क्या है? इम्प्लांटेशन. कि जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ प्रोड्यूस हो जाएगा जाइगोट. क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? जाइगोट. और जाइगोट फिर फर्दर कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में. इन सबको डिटेल से स्टडी करने वाले हैं. और ये ब्लास्टोसिस्ट जाकर ये हमारा यूटरस है फीमेल के, और इस फीमेल के यूटरस में जाकर ये ब्लास्टोसिस्ट क्या हो जाता है? अटैच. और ये ब्लास्टोसिस्ट यूटरस से अटैच होता है. इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? इम्प्लांटेशन. इम्प्लांट हो गया, अटैच हो गया है यूटरस में फीमेल के. और वहीं पर 9 मंथ के लिए इस ब्लास्टोसिस्ट, इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चलता है और इस प्रोसेस का नाम है गेस्टेशन. और आफ्टर गेस्टेशन 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद में ये जो फीटस है ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है और ये वेजाइना के थ्रू बॉडी से कहाँ आ जाता है? बाहर. चाइल्ड की बर्थ होती है. उसी प्रोसेस का नाम है पार्चुरेशन. हैप्पी बर्थडे हो गया चाइल्ड का, और वही क्या कहलाता है? पार्चुरेशन. It means human reproduction completed in total 6 steps. First, gametogenesis, then insemination, fertilization, implantation, gestation, and last one is parturition. आगे चलें यदि हम, तो अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले डिस्कस करेंगे, देन चलेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ. अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन. ये जो हमारा रिस्ट वाला, कमर वाला जो रीजन है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पेल्विक रीजन. और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस रीजन में प्रेजेंट है? पेल्विक रीजन्स में. इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस along with accessory ducts, glands and the external genitalia. क्या क्या है इसमें? अ पेयर ऑफ टेस्टिस. देखो यहाँ पर ये बॉडी से आउटसाइड क्या प्रेजेंट है? टेस्टिस, वन स्ट्रक्चर.
वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है। देन एसेसरी डक्ट्स यहाँ से निकल रही टेस्टिस से, जैसे ये क्या निकली है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद में हमने देखा इजेकुलेटरी डक्ट, देन हमने देखा है यूरेथ्रा, यहाँ क्या देखा है, यूरेथ्रा, ये वाला यूरेथ्रा। ये सारी जो है ये क्या कहलाती है, एसेसरी डक्ट्स। और नेक्स्ट पोर्शन है ग्लैंड्स। यहाँ पर ग्लैंड्स भी है, और वो ग्लैंड कौन कौन सी है, यहाँ पर फर्स्ट ग्लैंड हमारी आती है सेमाइनल वेसाइकल, सेकंड ग्लैंड जो हमारी आती है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये यहाँ लगाया है, और थर्ड ग्लैंड जो इधर आ रही है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। और साथ ही साथ क्या है, लास्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमने किसको शामिल किया है, पेनिस को। ये सब के सब स्ट्रक्चर क्या फॉर्म करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ a pair of testes, accessory ducts, accessory glands and external genitalia, और यही है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब वन बाय वन करके इन सारे स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम किससे, स्क्रोटम। स्क्रोटम, the testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum। बॉडी से आउटसाइड, बॉडी से बाहर की तरफ एक पाउच, एक थैले जैसे संरचना है, स्ट्रक्चर है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, स्क्रोटम, जिसके अंदर क्या रखा है, इंपॉर्टेंट पोर्शन, टेस्टिस उसी के अंदर लोकेटेड है। ये रहा यहाँ पर, ये रहा पाउच जैसा स्ट्रक्चर, जिसको क्या नाम दिया है, स्क्रोटम, और इसी में क्या प्लेस्ड है, टेस्टिस। वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन अ वन स्क्रोटम। स्क्रोटम का नंबर 1 होगा, टेस्टिस का नंबर 1 पेयर होगा। The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testes। टेस्टिस का ये टेम्परेचर क्या मेंटेन करता है, लो। कितना लो करता है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। हम जानते हैं इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, इससे कितना लोअर कर रहा है, 2 to 2.5 डिग्री। मतलब यहाँ पर आएगी बात 34.5 से लगाकर 35 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेंटेन रखता है कौन, स्क्रोटम, क्योंकि ये बॉडी से कहाँ है, आउटसाइड, और नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर ये लो टेम्परेचर होगा तभी इस टेस्टिस का मेन फंक्शन है स्पर्म का प्रोडक्शन और स्पर्मेटोजेनेसिस को परफॉर्म करना। और वो स्पर्मेटोजेनेसिस किस टेम्परेचर पर हो पाएगी, 34.5 to 35 डिग्री सेल्सियस, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल, लोअर देन नॉर्मल टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चल रहे हैं, वो क्या है यहाँ पर, टेस्टिस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, टेस्टिस। और वन स्क्रोटम कंटेन्स वन पेयर ऑफ टेस्टिस एंड ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप with length of about 4 to 5 centimeter and width about 2 to 3 centimeter। टेस्टिस का अगर हम बात करें तो वन पेयर ऑफ टेस्टिस है। शेप कैसा होगा, ओवल, एक जैसा शेप दिख रहा है, ओवल शेप है ये, जिनकी लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी है यहाँ पर 2 to 3 सेंटीमीटर। अंडा है तो सब होगा, लेंथ और विड्थ दोनों। टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। ये टेस्टिस किससे कवर है, ये डेंस कवरिंग से क्या है, ये कवर। एंड ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये देखो टेस्टिस को क्रॉस सेक्शन एरिया कट किया तो इसमें जो दिख रहे हैं ऐसे ये कंपार्टमेंट, इन कंपार्टमेंट को ही क्या नाम दिया है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाइप, जिनके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होने वाला है। फिर ये यहाँ से जाएगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इन रेटी टेस्टिस। किसमें ओपन होती है, रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस से निकलती है ट्यूब, फाइन ट्यूब, जिन्हें क्या नाम दिया है, वास एफरेंसिया। और वास एफरेंसिया जाकर ओपन होती है एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस यहाँ से ओपन होता है किसमें, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जाकर आती है कौन सी यहाँ पर डक्ट, इजेकुलेटरी डक्ट, जिसमें 2 ग्लैंड ओपन हो जाती है, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड 1, और यहाँ से आएगी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड।
देन ये ओपन हो जाता है एजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा पेनिस के थ्रू कहाँ चला जाएगा, बॉडी से बाहर। ये पूरा पाथ है स्पर्म का। यहाँ पर मैंने स्पर्म के पाथ को भी डिस्कस करके बता दिया है, आगे तो हम चलेंगे इसमें। अब हम ले रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर। हमने ये टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है और हमने देखा कि टेस्टिकुलर लोब्यूल, ईच lobules contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced। ये ऐसे ट्यूब हैं, हाईली कोइल्ड ट्यूब स्ट्रक्चर है ये, और एक सिंगल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में इनके नंबर होंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के 1 से लगाकर 3 नंबर होंगे ये, और इन्हीं के अंदर स्पर्मेटोजोआ मीन्स स्पर्म्स का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन। ये रहा ट्यूब पूरा दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा जो ट्यूब है, इस ट्यूब को क्या नाम दिया है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इसी में अगर हम देखें यहाँ पर तो आगे चले इसमें बात, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज lined on its inside 2 types of cells called male germ cells, spermatogonia and Sertoli cells। देखो यहाँ पर बीच बीच में कुछ ऐसे सेल्स हैं जिन्हें हम नाम देते हैं सर्टोली सेल्स। क्या नाम दे देते हैं, सर्टोली सेल्स। और इसके अलावा ये ट्यूब के इनर साइड में 2 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट है। वन इज सर्टोली सेल्स, ये नाम लिखा है यहाँ पर सर्टोली सेल्स, इनको बोल दिया मैंने सर्टोली सेल्स। एंड अनदर वन जो यहाँ पर लगी हुई सेल्स है जिनको हम नाम दे रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम दे रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया। तो सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनियल सेल्स इनर साइड में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में लाइंड है, और यही स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जो है वो किसका फॉर्मेशन करती है, स्पर्मेटोजोआ का। सर्टोली सेल्स जो है वो स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोजोआ सेल्स को क्या प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिशन या फूड देने का काम करती है। चलो आगे चलें। The male germ cells undergo meiotic divisions and finally leading to sperms। मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन, इन्हीं में मियोसिस डिवीजन होगा और क्या फाइनली फॉर्म्ड होगा, स्पर्म फॉर्मेशन। वाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स, और सर्टोली सेल तो नर्स सेल जैसी है, ये सिर्फ खाना खिलाएगी, भोजन करवाएगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी, किसको, जर्म सेल्स और स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म्स को भी। The regions outside the seminiferous tubules called interstitial space contain small blood vessels। interstitial cells are Leydig cells। इधर देखो, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद ये जो बचा हुआ रीजन है, इसी को हमने नाम दिया है इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, ब्लड वेसल्स और साथ ही साथ कुछ सेल्स है जिन्हें हमने नाम दिया है लेडिंग सेल्स। क्या नाम दिया है, लेडिंग सेल्स। और ये लेडिंग सेल्स एक इंपॉर्टेंट हार्मोन का सिक्रीशन करती है जिसे हम नाम देते हैं एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। यहाँ लिखा हुआ है लेडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन्स। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। और यहाँ पर कुछ डिफेंस करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए इम्यूनोलॉजिकल WBC भी क्या होती है, प्रेजेंट, स्पेशल टाइप की, वो इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या है, प्रेजेंट। चलो जो अगला हमारा टॉपिक है गेमेटोजेनेसिस। और गेमेटोजेनेसिस में अगर हम देखें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टीज इन मेल, मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, टेस्टीज। और फीमेल के अंदर अगर बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवेरीज। एंड दे प्रोड्यूसेस गैमेट्स दैट इज स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टीज करेगा और ओवम का प्रोडक्शन कौन करेगा, ओवेरीज, रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेट्स का फॉर्मेशन ही क्या बोला गया है, गैमेटोजेनेसिस। टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन और ओवेरीज के अंदर ओवम का प्रोडक्शन जो होगा, फीमेल्स में ओवम का और मेल में स्पर्म का जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसी प्रोसेस का नाम है गैमेटोजेनेसिस। अब अगर हम बात करें फर्स्ट जो प्रोसेस देख रहे हैं हम मेल में, वो क्या देख रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। इन टेस्टिस
The immature male germ cells spermatogonia produce sperms by spermatogenesis that begins at puberty. तो मेल के अंदर इमेच्योर मेल जर्म सेल्स जिनको हमने नाम दिया है स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। तो मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कब बिगिन होगा? जब प्यूबर्टी आएगी, और मेल में प्यूबर्टी का टाइम है 12 to 13 ईयर्स। 12 to 13 ईयर्स के बाद में ही मेल में क्या आती है? प्यूबर्टी। और उसी के बाद में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगी, स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, जिसको परफॉर्म कौन करेगा? स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। और स्पर्मेटोगोनिया सेल्स ये रही यहाँ पर, ये रही स्पर्मेटोगोनियम सेल्स। यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये टेस्टिस का क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन एरिया है ये। और इसमें आपको ये जो सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। और ये बीच बीच में मैंने बताया था कौन सी सेल्स है? सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स यहाँ से क्या प्रोवाइड करती हैं? सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जो बीच बीच में दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर, ये सर्टोली सेल्स हैं। और इस सर्टोली सेल्स में ही ये इम्बेडेंट है कौन? स्पर्मेटिड्स आर स्पर्मेटोजोआ। किसमें इम्बेडेंट है? सर्टोली सेल्स में, क्योंकि वहीं से ये न्यूट्रिशन लेगा। आगे अगर हम बात करें यहां से, द स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट ऑन इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन होगा किसमें? इस स्पर्मेटोगोनियम सेल्स में। ये 2n सेल्स है, इसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ और फिर से फॉर्म्ड हुई 2n सेल्स। माइटोसिस डिवीजन से 2n सेल्स फिर से फॉर्म्ड होगी यहाँ पर। एंड इंक्रीजेस इन नंबर्स, और ये नंबर्स में क्या होती रहती है? इंक्रीज। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम। और हर एक स्पर्मेटोगोनियम सेल्स कैसी हैं? डिप्लॉयड, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जानते हैं 46 है। Some of the spermatogonia called primary spermatocytes periodically undergoes meiosis. स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, सारी नहीं, कुछ स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, जिसको अब हमने नाम दिया है क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जिनमें मियोसिस डिवीजन क्या हो गया है? स्टार्ट। यहां देखते हैं इधर वाले डायग्राम में, और क्लियर आपको समझ में आएगा। प्यूबर्टी के टाइम पर ही ये स्पर्मेटोगोनियास में माइटोसिस डिवीजन हुआ और इनका डिफरेंशिएशन हुआ। और एक सेल जो है स्पर्मेटोगोनिया, उसी को हमने नाम दे दिया है क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और इसी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो अभी 2n है, इसके अंदर स्टार्ट हो गया है मियोसिस फर्स्ट डिवीजन। किसमें हुआ स्टार्ट? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में। अभी ये थी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स, किसको बोला हमने? उसी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को। पर सबको नहीं, कुछ को, किसी का सिलेक्शन हुआ है स्पर्म प्रोडक्शन करने के लिए, उसे हमने स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को ही नाम दिया है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और इसमें फिर मियोसिस डिवीजन होगा। तो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हुआ, 2 बनी सेल्स, जिन्हें हमने क्या बोला है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए हैं? हाफ। 23 n इज इक्वल्स टू 23। दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए हैं? हाफ। मियोसिस फर्स्ट डिवीजन में। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा और नंबर ऑफ सेल्स कितनी बनेंगी? 4। लेकिन डिवीजन कौन सा होगा? मियोसिस सेकेंड। और इन्हें हमने नाम दिया है स्पर्मेटिड्स। ये सभी की सभी स्पर्मेटिड्स हैप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के रहेंगे। फिर इनका डिफरेंशिएशन होकर ये 4 स्पर्म सेल्स बनेंगे और उनको हमने नाम दिया है स्पर्मेटोजोआ। और इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या नाम दिया है? स्पर्मियोजेनेसिस। तो थोड़ा सा अब उधर चलते हैं, हम फिर से यहां से आए। A primary spermatocytes completes first meiotic division, reductional division leading to formation of 2 equal haploid cells called secondary spermatocytes, which have only 23 number of chromosomes. अगर इनमें डिवीजन हुआ है तो जो बनी यहाँ पर सेल्स, 2 इंपोर्टेंट सेल्स फॉर्म्ड हुई हैप्लोइड, जिन्हें क्या नाम दिया है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। लेकिन डिवीजन यहाँ अनइक्वल नहीं, कैसा है? इक्वल। और इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए हैं? हाफ।
अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो द सेकेंडरी मेयोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का क्या हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मेशन किस डिवीजन से, मियोसिस सेकेंड डिवीजन से। एंड स्पर्मेटिड्स are transformed into spermatozoa by the process called spermiogenesis। और यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस को बोला है स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें ये अभी राउंड सेल्स है वही फॉर्म कर रही है किसका, स्पर्मेटोजोआ, मतलब रॉकेट जैसा स्पर्म बन गया है यहाँ पर। आगे हम देखेंगे स्पर्म का स्ट्रक्चर, आपको ये रॉकेट जैसा स्पर्म का स्ट्रक्चर ये बन गया है, किससे बना है, राउंडेड सेल्स। स्पर्मेटिड्स जो थी ये राउंडेड सेल्स थी, इसमें हुआ स्पर्मियोजेनेसिस और वो स्पर्मेटिड्स किस में कन्वर्ट हो गई, स्पर्मेटोजोआ में। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस sperm's heads become embedded in the Sertoli cells and finally released from the seminiferous tubules by the process called spermiation। देखो ये सिर इसका कहाँ है, स्पर्मेटोजोआ का सिर किसमें धसा हुआ है, सर्टोली सेल्स में। और जब ये खा पी के पूरी तरह से दौड़ने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाएगा तो इसको इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज कर दिया जाएगा। और इस रिलीज करने की जो प्रोसेस है, स्पर्मेटोजोआ को रिलीज करने की प्रोसेस को हमने नाम दिया है स्पर्मिएशन। उस प्रोसेस का क्या नाम दिया है, स्पर्मिएशन। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से अब कहाँ जाएंगे, ये रेटिटेस्टिस, देन वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजेकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड बॉडी से बाहर। ये पूरी प्रोसीजर है यहाँ पर। तो बताओ अगर मेरे को यहाँ पर अगर दिए हैं 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, तो बताओ कितने स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे, 400, क्योंकि 1 प्रोड्यूसेस 4 सेल्स, तो 100 कितने हो जाएंगे, 400 स्पर्मेटोजोआ फॉर्म्ड हो जाएंगे। अगर मुझे 100 स्पर्मेटोजोआ फॉर्म्ड करने हैं तो कितने मियोसिस डिवीजन करना होंगे, 1 से 4, तो इसको 4 से क्या कर दो, डिवाइड, मतलब 24 मियोसिस डिवीजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 स्पर्मेटोजोआ। इस तरह के क्वेश्चंस भी नीट में पूछे जाते हैं। चलो आगे चलें, यहाँ पर हार्मोनल रेगुलेशंस कि क्या ये स्पर्मेटोजोआ की जो प्रोसेस है ये अपने आप हो जाती है कि कुछ कोई कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स, ब्रेन कंट्रोल करता है। और हार्मोनल रेगुलेशन की ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होगी एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पे ही हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाएगा, किसको रिलीज करना है, GnRH हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन जाते हैं किसके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास। और पिट्यूटरी ग्लैंड 2 टाइप्स के हार्मोन प्रोड्यूस करती है, LH हार्मोन एंड FSH हार्मोन। और जो LH हार्मोन है ये LH हार्मोन जाता है लेडिंग सेल्स के पास में, किसके पास जाएगा, लेडिंग सेल्स। और हम जानते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, लेडिंग सेल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वही लीडिंग सेल्स हैं। और वो क्या सीक्रेट करती है, अभी भी देखा हमने, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये हार्मोन किस में हेल्प करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। साथ ही साथ FSH हार्मोन भी रिलीज करती है। और ये हार्मोन सर्टोली सेल्स के पास जाएगा और उससे क्या रिलीज करवाएगा, सम फैक्टर्स। और ये फैक्टर्स किस में हेल्प करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस में। टोटल मिलाकर स्पर्म का प्रोडक्शन करना ही यहाँ की पूरी प्रोसीजर हार्मोनल रेगुलेशन की प्रोसेस है। चलो आगे चलें, यहाँ से अगला टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो स्ट्रक्चर है स्पर्म का, ये कैसा स्ट्रक्चर है। अगर इस स्ट्रक्चर को देखें हम, इट्स ओनली सीन अंडर द माइक्रोस्कोप, कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, किस से बना हुआ है, हेड, नेक एंड मिडिल पीस एंड टेल। 4 पार्ट है इस स्पर्म के स्ट्रक्चर में। स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें तो बिल्कुल रॉकेट शेप है, क्योंकि रॉकेट बहुत तेजी से जाता है और हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाता है, वैसे ही स्पर्म भी बहुत तेज रनिंग करने वाला है, इसीलिए इसका शेप भी रॉकेट शेप है। इसका फर्स्ट रीजन हेड, देन मिडिल पीस, यहाँ पर हेड है, नेक है सेकंड, थर्ड रीजन मिडिल पीस और फोर्थ रीजन है इसका टेल। ये टोटल 4 रीजन है किसके, इस स्पर्म के स्ट्रक्चर्स के। अब स्पर्म्स की बात करें तो स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म,
पूरे स्पर्म्स की बॉडी किससे कवर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दिख रहा है पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी बॉडी को क्या करती है, कवर। क्योंकि स्पर्म भी एक टाइप की क्या है, सेल, कुछ अलग नहीं सोचना, ये भी सेल ही है। The sperm head contains an elongated haploid nucleus। देखो यहाँ न्यूक्लियस है, कैसा न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए थे, हाफ, रेड्यूस्ड, 23 है। पर ये न्यूक्लियस राउंडेड नहीं है, कैसा है, एलोंगेटेड है। ध्यान रखना है, न्यूक्लियस कैसा है, एलोंगेटेड दिख रहा है यहाँ पर न्यूक्लियस। The anterior portion of which is covered by a cape-like structure called एक्रोसोम। और ये केप लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्या बोला है, एक्रोसोम। और एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प्स द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। जब ओवम के पास स्पर्म जाएगा फर्टिलाइजेशन करने, आगे देखेंगे इसी लेक्चर में अभी हम, तो ये ओवम की वाल को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा दीवार को, कौन तोड़ेगा, एक्रोसोम्स के एंजाइम, हाइलोनुरिडेज जैसे एंजाइम इसके अंदर फील्ड है। The middle piece possesses numerous mitochondria which produce energy for the movement of tail and facilitate sperm motility essential for fertilization। और यहाँ देखो ये स्पाइरल शेप्ड क्या है, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन हम जानते हैं क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन। और उसी एनर्जी से ये टेल क्या करेगी, लोकोमोशन, मूवमेंट करेगी, और तेजी से ये स्पर्म किसकी तरफ बढ़ जाएगा, ओवम की तरफ, और फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस परफॉर्म होगी। इन ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ कोइटस। कितने स्पर्म्स हैं, 200 to 300 मिलियन। जबकि ध्यान रखना, फर्टिलाइजेशन ओनली 1 स्पर्म रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, लेकिन रिलीज कितने कर रहा है, 200 से 300 स्पर्म, मिलियन स्पर्म्स। For normal fertility, at least 60% sperms must have normal shape and size। 60% का शेप और साइज क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए, दौड़ने वाले चाहिए, हाथ पैर वाले चाहिए। और एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विगरस मोटिलिटी। और जो बचे हुए हैं 60%, उनका भी 40% बहुत तेज दौड़ने वाले चाहिए, हाथ पैर है लेकिन आलसी है, बैठ गए हैं, ऐसे की जरूरत नहीं है। Sperms released from the seminiferous tubules are transported by the accessory ducts। और accessory ducts जो अभी बताई थी मैंने आपको, वास डिफरेंस, रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, ये सब ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म्स को। Secretions of epididymis, vas deferens, seminal vesicles and prostates are essential for maturation and motility of sperm। और स्पर्म्स की मोटिलिटी के लिए एसेंशियल डक्ट्स और ग्लैंड्स की क्या है, रिक्वायरमेंट। सेमाइनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म कंस्टिट्यूएंट सीमन। तो सीमन की अगर हम बात करें तो ये होता है स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। और ये जो सेमाइनल प्लाज्मा है ये क्या है, तो ये सारी जो ग्लैंड्स है उनका सिक्रीशन को ही सेमाइनल प्लाज्मा बोला है। ठीक है, तो ये हमने सेमाइनल प्लाज्मा को यहाँ से डिस्कस किया। चलो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। 4 स्ट्रक्चर, 4 एसेसरी डक्ट्स जिनका हमने डिस्कशन पहले भी कर लिया है इसी लेक्चर में। तो रेटिटेस्टिस फर्स्ट है, सेकंड वास इफ्रेंसिया, थर्ड एपिडिडाइमिस एंड फोर्थ वन इज वास डिफरेंस। ये 4 एसेसरी क्या है यहाँ पर, डक्ट। एसेसरी डक्ट का फंक्शन ही है स्पर्म्स को क्या करती है, कैरी, स्टोर एंड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन। और ये फंक्शन होते हैं इन सबके। The seminiferous tubules of the retitestis opens into the vasa efferentia through retitestis। अब थोड़ा सा मैं यहाँ डायग्राम से हमने जो देख तो लिया है, पर मैं फिर से यहाँ डायग्राम से आपको समझा दूं कि ये जो हमारा टेस्टिस है, ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर, इसके अंदर ये हमारे जो हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स से ये निकली हुई जो है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स,
और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जाकर ओपन होती है, ये वाले पोर्शन जिसको हमने नाम दिया है, इसको हम कहते हैं रेटी टेस्टिस। क्या नाम दिया है? रेटी टेस्टिस। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ये स्पर्म्स को कहाँ पोर्ट करती है? रेटी टेस्टिस में। और रेटी टेस्टिस से फाइन फाइन हमारी निकलती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है वासा इफ्रेंसिया। इन फाइन ट्यूब्स को हमने क्या नाम दे दिया है? वासा इफ्रेंसिया। और ये जो वासा इफ्रेंसिया है, ये वासा इफ्रेंसिया फिर फर्दर एक स्ट्रक्चर जिसको मैंने नाम दिया है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको मैंने नाम दिया है एपिडिडाइमिस। क्या नाम दिया है? एपिडिडाइमिस। इस एपिडिडाइमिस में ये ओपन होती है कौन? वासा इफ्रेंसिया। किस में ओपन होगी? एपिडिडाइमिस। ये इस टेस्टिस के पोस्टीरियर पोर्शन में क्या है? प्रेजेंट कौन है? एपिडिडाइमिस। तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो हो गया वो क्या हो गया है? एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस स्ट्रक्चर है। फिर इसके बाद ये जो ट्यूब निकली है, इस ट्यूब को हमने नाम दिया है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस नाम दिया है। ये एक लूप फॉर्म्ड करती है किसके सराउंडिंग? ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के सराउंड्स में एक लूप फॉर्म्ड करती है, और यहाँ पर एक ग्लैंड ओपन होती है जिसको हमने नाम दिया है, कौन सी ग्लैंड है ये हमारी? इसको हमने नाम दिया है सेमाइनल वेसाइकल। ये है सेमाइनल वेसाइकल। ये ग्लैंड ओपन होती है, और ये जहाँ दोनों अटैच होते हैं, ये दोनों जहाँ अटैच होते हैं उसको हमने नाम दिया है इजैकुलेटरी डक्ट। ये है हमारी इजैकुलेटरी डक्ट। और ये डक्ट जो है ये किस में ओपन हो रही है? यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा जो है वो यूरेथ्रल मिएटस, ये पोर्शन है किसका? पेनिस का। पेनिस का ये जो पोर्शन है, ये पेनिस का पोर्शन है, और यहाँ जो ये स्किन है इसको हमने फोर स्किन नाम दिया है, आगे बात करेंगे। ये बाहर ओपन हो जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को फिर से यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं हम। Seminiferous tubules of the testes opens into the vasa efferentia through reti testes। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है हमारे यहाँ के, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वासा इफ्रेंसिया में ओपन होते हैं किसके थ्रू? रेटी टेस्टिस के थ्रू। आगे बात कर, अगला पॉइंट जो है इसमें, द वास इफ्रेंसिया लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन्स इनटू एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में ये रहा, डिडाइमिस में जो है वो कौन ओपन है? वासा इफ्रेंसिया। किसमें ओपन होती है? एपिडिडाइमिस में। ये टेस्टिस से बाहर निकल गई है कौन? वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया टेस्टिस से कहाँ आ गई है? आउटसाइड। और किसमें ओपन हो रही है? एपिडिडाइमिस। इसका मतलब एपिडिडाइमिस टेस्टिस के अंदर है कि बाहर है? आउटसाइड टू द टेस्टिस क्या प्रेजेंट है? एपिडिडाइमिस, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर जिसको हमने क्या नाम दिया है? एपिडिडाइमिस। ये आगे पॉइंट, लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस। एपिडिडाइमिस कहाँ है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस। द एपिडिडाइमिस लीड्स टू ए वास्ट डिफरेंस दैट ascend to the abdomen and loops over the urinary bladder। ये यहाँ से बात की है। ये एपिडिडाइमिस हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है जहाँ स्पर्म का स्टोरेज होगा और साथ ही साथ उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा। फिर एपिडिडाइमिस जो है वो किस में ओपन होता है? ये हमारी है वास डिफरेंस। और ये वास डिफरेंस में ये कौन ओपन होगा? एपिडिडाइमिस। और ये एब्डोमन में जाएगी क्योंकि टेस्टिस प्रेजेंट आउटसाइड टू द बॉडी, और ये जाएगी एब्डोमन में अप साइड में, और क्या फॉर्म्ड करेगी? लूप अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर। ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड क्या फॉर्म्ड करेगी? लूप। इट रिसीव अ डक्ट
from seminal vesicles and opened into urethra as a ejaculatory duct। और ये सेमाइनल वेसिकल से ट्यूब रिसीव करती है कौन, वास डिफरेंस, और किस में ओपन होती है, एजेक्युलेटरी डक्ट। और एजेक्युलेटरी डक्ट किस में ओपन हो जाएगी, ये वाला पोर्शन है, इसको नाम दिया है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में ओपन हो जाएगी, जो कहां से आया है, यूरिनरी ब्लैडर से। बहुत सिंपल सी बात है यहाँ। These ducts store and transport sperms from testes to the outside through urethra। तो ये जो डक्ट्स हैं ये क्या करेगी, स्पर्म्स को स्टोर भी करेगी और साथ ही साथ उनका ट्रांसपोर्ट करेगी और उनको क्या प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिशन। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मिएटस। और ये यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा निकलता है और ये पेनिस तक, ये वाला पोर्शन कौन है, पेनिस तक वो एक्सटेंड होता है। और यूरेथ्रल मिएटस, यहाँ पर जो पोर है उसको नाम दिया है यूरेथ्रल मिएटस। पोर से वो कहाँ ओपन होगा, आउटसाइड। इस तरह से पूरी एक्सेसरी डक्ट को हमने क्या किया है यहाँ से डिस्कस। चलो आगे चले। हमारा जो टॉपिक है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया की हमने डिस्कशन की है बात। वो क्या है, द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। It is made up of special tissue that helps in erection of the penis to facilitate insemination। तो यहाँ पर एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो हमारा है वो क्या है, पेनिस। और पेनिस की अगर हम बात करें, मेड अप ऑफ स्पेशल स्पॉन्जी टिश्यूज। ये स्पेशल टिश्यू स्पॉन्जी टिश्यूज है और उनमें ब्लड फिल होता है, जो किस में हेल्प करता है, इरेक्शन ऑफ द पेनिस, फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। तो ये फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट वेजाइना के अंदर ये पेनिस आसानी से जा सके, इसके लिए इरेक्शन होना उसका कंपलसरी है, और वो स्पेशल टिश्यूज के कारण ऐसा पॉसिबल है। Enlarged end of penis called glans penis is covered by a loose fold of skin called as foreskin। और ये पेनिस का ये जो एंड वाला है इसे हमने नाम दिया है ग्लांस पेनिस। क्या बोला इसको, ग्लांस पेनिस। और ये सेंसिटिव पार्ट है मेल का, और इसको कवर किया है एक स्किन के फोल्ड ने, जिसको हमने नाम दिया है फोर स्किन। इसको मैंने बोल दिया है फोर स्किन, और इस फोर स्किन से ये ग्लैंस पेनिस क्या है, कवर। तो ये हमने देख लिया एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल। अब हम चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसेसरी ग्लैंड्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एसेसरी ग्लैंड्स। And accessory male accessory glands includes a paired seminal vesicles, one pair seminal vesicle, one prostate gland, and one paired bulbourethral glands। Secretion of this gland constitutes seminal plasma। हमने बात की थी सीमन इज इक्वल्स टू स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। और ये जो सेमाइनल प्लाज्मा है इसका सिक्रीशन कौन कौन करता है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। और ये क्या फॉर्म करते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा। इसी के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पर्म। और ये सेमाइनल प्लाज्मा में क्या होगा, रिच इन फ्रक्टोज, जो इसको न्यूट्रिशन देंगे, किसको, स्पर्म्स को। कैल्शियम जो है ये स्पर्म्स को मोटिलिटी प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ एंजाइम्स होंगे जो उसका क्या करेंगे, प्रोटेक्शन। ये सारी चीजें कौन देगा, सेमाइनल प्लाज्मा। द सिक्रीशंस ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स आल्सो हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड वन पेयर प्रेजेंट है, और वो क्या करेगी, पेनिस का लुब्रिकेशन। यहाँ मैंने बताया था वन पेयर सेमाइनल वेसिकल, यहाँ लगी हुई है प्रोस्टेट ग्लैंड, और यहाँ लगी हुई है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। और ये तीनों ग्लैंड्स जो हैं इनमें वन पेयर सेमाइनल वेसिकल, वन प्रोस्टेट एंड वन पेयर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स जो है उसका सिक्रीशन इस पेनिस को क्या देता है, लुब्रिकेशन ड्यूरिंग कोइटस। तो कोइटस के टाइम पर, मेल फीमेल की मेटिंग के टाइम पर, ये जो पेनिस है ये वेजाइना के अंदर इंसर्ट होता है, और इसीलिए वहाँ फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड वन पेयर। तो ये हमने यहाँ से जो डिस्कस किया है वो क्या डिस्कस किया है, एसेसरी ग्लैंड्स। चलो अब हम देख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ
pair of ovary along with a pair of oviducts, uterus, cervix, vagina and the external genitalia located in the pelvic region. किस किस से कंसिस्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? अ पेयर ऑफ ओवेरी, पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। समझते हैं यहाँ पर वन पेयर ऑफ क्या प्रेजेंट है? ओवेरी। सेकेंड पार्ट है यहाँ पर ओविडक्ट, ये रही हमारी ओविडक्ट, फिलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, जिसको हमने नाम दिया फिलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। थर्ड पोर्शन है यहाँ पर यूटेरस, वन यहाँ पर क्या है? यूटेरस, ये वाला पोर्शन। नेक्स्ट वन इज सर्विक्स, ये रही सर्विक्स वाला पोर्शन, ये रहा सर्विक्स। और लास्ट पोर्शन है वेजाइना, ये यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन कौन सा है? वेजाइना। ये हमारे क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया यहाँ से ऑब्जर्व नहीं होंगे आपको इस डायग्राम में। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इन पार्ट से कंसिस्ट है। दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलोंग विथ अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। और फीमेल में मेमरी ग्लैंड्स क्या है? फंक्शनल। मेल और फीमेल दोनों में मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, लेकिन फीमेल में मेमरी ग्लैंड्स क्या है? फंक्शनल। और मेमरी ग्लैंड्स आर इंटीग्रेटेड structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। और इन्हीं के साथ ये सारे जो सिस्टम थे इनके साथ साथ मेमरी ग्लैंड को अगर कंसिस्ट कर दे तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फीमेल के अंदर ओवुलेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, प्रेगनेंसी होगी, चाइल्ड की बर्थ होगी और बर्थ के बाद में चाइल्ड का केयर भी, क्योंकि मेमरी ग्लैंड से मिल्क का प्रोडक्शन होगा और मिल्क का जो सिक्रीशन होगा वो बच्चे के चाइल्ड की केयर के लिए हेल्पफुल होगा। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें वन बाय वन करके एक एक पार्ट हम स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट पार्ट यहाँ पर जो है वो क्या है? हमारा ओवेरी। एंड ओवेरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल में टेस्टिस था और फीमेल में क्या है? ओवेरीज। दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स, ओवम, जो इसका मेन फंक्शन है किसका प्रोडक्शन करना? ओवम आर फीमेल गैमेट्स। सेवरल स्टेरॉयडल हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स। तो फीमेल का जो ओवेरी है वो ओवेरी ओवम का प्रोडक्शन करेगी, साथ ही साथ स्टेरॉयडल हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का भी सिक्रेशन करेगी ओवेरी। The ovaries are located on one each side of the lower abdomen. लोअर एब्डोमेन, एब्डोमेन का कौन सा पोर्शन? लोअर एब्डोमेन। कौन सा रीजन होगा? रिस्ट वाला, कमर वाला जो रीजन है यहाँ पर, सॉरी जो यहाँ पर ये वाला कमर वाला जो रीजन है, पेल्विक जो रीजन है, वहीं पर ये लोअर एब्डोमेन पार्ट्स में प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ पर ये रही ओवेरी, ये ओवेरी जो है ये यूटरस से और पेल्विक रीजन से लिगामेंट्स के द्वारा क्या होती है? अटैच। ओवेरी का स्ट्रक्चर देखें तो ओवल शेप्ड है यहाँ पर। Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and connected to the pelvic wall and uterus by ligaments। लिगामेंट्स के द्वारा ही ये पेल्विक वॉल से और यूटरस से क्या होती हैं? ये अटैच। Each ovary is covered by thin epithelium which encloses ovarian stroma। तो ओवेरियन स्ट्रोमा को इनक्लोज करने वाला थिन ओवेरियन एपिथेलियल टिश्यूज है यहाँ पर। एपिथेलियल की कवरिंग है, जो स्ट्रोमा मतलब अंदर के फ्लूइड को क्या करती है? ये इनक्लोज करती है। स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। तो यहाँ पर इनर में रहेगा मेडुला और आउटर में रहेगा, पेरिफेरी पर रहेगा कॉर्टेक्स। टू पार्ट्स में डिवाइड है यहाँ का स्ट्रोमा, यहाँ का अंदर भरा हुआ फ्लूइड। तो ये ओवेरी की बात की हमने। अब ओवेरी के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस हम देखने वाले हैं जिसका नाम है oogenesis। मतलब किस तरह से ओवम का प्रोडक्शन होता है। ये स्ट्रक्चर ओवेरी का है, ये थिन एपिथेलियल है, थिन एपिथेलियल है। ये अंदर वाला पोर्शन, इनर पोर्शन मेडुला, और आउटर रीजन जो है वो क्या है? कॉर्टेक्स। अभी जो बात की हमने, आउटर कॉर्टेक्स और इनर क्या है? मेडुला। तो अब चलो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर oogenesis की प्रोसेस।
The process of formation of mature female gamete is called oogenesis, which is markedly different from spermatogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं है, ये उससे क्या है, डिफर। और यहाँ भी गेमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उस प्रोसेस का नाम ही oogenesis है। वहाँ मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ था, यहाँ oogenesis में ओवम का क्या होने वाला है, प्रोडक्शन। लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस से। कैसे है वो आगे डिस्कस करेंगे। Oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of millions gametes mother cells oogonia are formed within each fetal ovary। यहां तक की बात समझ लें कि ये जो ओवेरी है, इस ओवेरी में बर्थ के समय से पहले मतलब फीटस 9 मंथ तक फीटस जो होता है, उस फीटस के अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ओवेरी में मिलियंस ऑफ गेमेट मदर सेल्स आर oogonia का फॉर्मेशन हो रहा है। जबकि हमने देखा कि स्पर्मेटोगोनिया जो थे वो बर्थ के बाद भी फॉर्म्ड हो रहे थे और स्पर्म का प्रोडक्शन कर रहे थे मेल में, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। मिलियंस ऑफ गेमेट मदर सेल्स oogonia फॉर्म्ड इन फीटल ओवेरी, ओवेरी जो अभी फीटस में ही है वही फॉर्म्ड हो गए हैं। सारा हिसाब किताब वही क्लियर कर दिया। बिफोर बर्थ 9 मंथ के दौरान ही सारे फॉर्म्ड हो गए। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद एक भी oogonia फॉर्म्ड नहीं होगा, सब हिसाब किताब क्लोज हो गया। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस से। कौन, oogenesis। इसी कारण डिफरेंट है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्टार्ट होती है वो कब होती है, आफ्टर प्यूबर्टी, और oogenesis स्टार्ट एट द टाइम ऑफ फीटस, फीटस के टाइम पर ही, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही स्टार्ट हो गई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। नेक्स्ट देखें, these cells start division and enters into prophase first of the meiotic division and gets temporarily arrested at that stage called primary oocytes। तो ये जैसा हमने oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस देखा वैसे ही oogenesis देख रहे हैं। ये देखो oogonia, ये ओवेरी के अंदर है। कहाँ है ये, ओवेरी के अंदर। क्रोमोसोम के नंबर यहाँ पर 2n इजिकल्स टू कितने हैं, 46। और ये सब कुछ कहाँ चल रहा है, फीटल लाइफ में। जो कि हमने अभी अभी पढ़ा कि बर्थ के बाद तो कुछ भी oogonia ऐड होने वाले नहीं है। तो oogonia में कौन सा डिवीजन होगा, वही माइटोसिस डिवीजन। और कितने बनेंगे, मिलियंस ऑफ क्या फॉर्म्ड होंगे यहाँ पर, oogonia बिफोर बर्थ। और बर्थ के समय में उस oogonia को ही हमने नाम दिया है प्राइमरी oocytes। क्या बोल दिया है, प्राइमरी oocytes। ये बर्थ से पहले ही सब चल रहा है। यहाँ पर क्यों बोला, देखो यहाँ पर ईच, यहाँ पर ये जो डिवीजन है oogonia है, जो ये प्राइमरी oocyte जिसको हमने बोला है, हमने किसको प्राइमरी oocyte बोला है, oogonia को। और उसी प्राइमरी oocyte में एक फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट हो गया, मियोसिस फर्स्ट। फर्स्ट मियोसिस डिवीजन कंप्लीटेड प्रियर टू द ओवुलेशन। ये ओवुलेशन से पहले जो कंप्लीट हुआ है फीटल लाइफ में है। यहाँ से पहले अगर बात करें हम तो प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन का प्रोसेस, फर्स्ट में सेल डिवीजन रुक गया, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान रखना है प्राइमरी oocytes में। ईच प्राइमरी oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells and called a primary follicle। और ये किस में कन्वर्ट हो गया है, प्राइमरी oocytes जो था, ये रहा प्राइमरी oocytes। इसने ग्रेनुलोसा सेल्स की क्या बना ली, लेयर। और जैसे ही ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर बनी, इसको नाम दिया हमने प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या बोल दिया है, प्राइमरी फॉलिकल्स। ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो है ये अब बर्थ के समय पर कितने होते हैं, अब आगे हम देख लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल डिजेनरेट ड्यूरिंग द phase from birth to puberty। Therefore, puberty only 60 to 80,000 primary follicles are left in each ovary। फिर काम की बात कि जब चाइल्ड की बर्थ हुई तब उस समय मिलियंस थे इनके। कितने नंबर थे, मिलियंस। किसके, प्राइमरी oocytes के।
लेकिन बर्थ से प्यूबर्टी के टाइम तक, ये यहां तक की बात करें, बर्थ से प्यूबर्टी के टाइम पर ओनली 60,000 टू 80,000 प्राइमरी oocytes रिमेन्स रहते थे और बाकी सब डिजनरेट हो जाते हैं। तो मिलियन से कहाँ पहुंच गया, 60 टू 80,000 एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी तक केवल इतने रह गए हैं ये प्राइमरी oocytes, ये ध्यान रखना है। The primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells and new theca are called secondary follicles। अब देख लेते हैं इस डायग्राम को। ये हमारी है प्राइमरी फॉलिकल्स। ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स कब कहा, जब इसने किस लेयर को बनाया है, ये ग्रेनुलोसा सेल्स। इस सेल्स को हमने बोला है ग्रेनुलोसा, और ये ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर बने तो इसे क्या बोला था हमने, फॉलिकल्स। और जब और ज्यादा लेयर्स बन जाए इसमें तो इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, और साथ ही साथ इसमें थीका की भी क्या बन गई है, लेयर, तब सेकेंडरी फॉलिकल्स। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल्स नाम दिया। सेकेंडरी फॉलिकल soon transformed into tertiary follicle which is characterized by fluid filled cavity called as antrum। जब एंट्रम केविटी आएगी, यहाँ केविटी बनी है, देखो यहाँ पर ये केविटी बनी, इस केविटी का नाम है एंट्रम, और जब ये एंट्रम केविटी बनती है तभी सेकेंडरी फॉलिकल को क्या नाम दिया है, टर्सरी फॉलिकल। ग्रेनुलोसा की सेल्स भी बढ़ गई है, थीका भी बढ़ गया है, थीका एक्सटर्नल, थीका इंटरनल, पर यहाँ केविटी आई है एंट्रम, तभी जाकर इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी फॉलिकल। Theca layers is organized into inner theca and outer theca externa, and it is important to draw your attention that it is that at this stage that primary oocytes within the tertiary follicle grows in size and complete its first meiosis division। और ये अपना meiosis division complete कर लेता है। टर्सरी फॉलिकल में ये प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी oocytes में। किस में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी oocyte में। कहां पर, टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर। तो ये अपना फर्स्ट मियोसिस डिवीजन कंप्लीट करता है, ये वाला फर्स्ट मियोसिस डिवीजन ये क्या कर लेता है, कंप्लीट। और यहाँ पार्शियली अनइक्वल डिवीजन है, एक बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी और दूसरा बनता है सेकेंडरी oocyte। एक फर्स्ट पोलर बॉडी और दूसरा बनता है सेकेंडरी oocyte। ये कौन सा डिवीजन है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। किस समय कंप्लीट हुआ है, जब टर्सरी फॉलिकल फॉर्म्ड हुई तब। चले आगे। इट इज एन unequal division result in the formation of large haploid secondary oocytes and teeny first polar body। तो यहाँ फर्स्ट मियोसिस डिवीजन में हम जानते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम रेड्यूस टू हाफ। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो रेड्यूस हो गए, यहाँ भी n इजिकल्स टू 23, यहाँ भी n इजिकल्स टू 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रह गए हैं फर्स्ट मियोसिस डिवीजन में, पर यह डिवीजन अनइक्वल है। चलो आगे चलें। The secondary oocyte retains bulk of the nutrient rich cytoplasm। और सेकेंडरी oocyte के पास में साइटोप्लाज्म का जो क्वांटिटी है वो ज्यादा रहेगी, न्यूट्रिएंट भी ज्यादा रहेंगे। पोलर बॉडी को थोड़ा सा दिया है, यहाँ पार्शलिटी कर दी गई है, इक्वल डिवीजन नहीं है। कैसा है, अनइक्वल डिवीजन। द प्राइमरी oocyte, the tertiary follicle further changes into the mature follicle or Graafian follicle। और ये जो है टर्सरी तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्राफियन फॉलिकल और मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गई। और ग्रेनुलोसा सेल्स की यहाँ क्या बढ़ गई है, लेयर्स। The secondary oocyte forms a new membrane called zona pellucida surrounding it। और इसने अपने आसपास एक लेयर बना ली जिस लेयर का नाम है जोना पेलुसिडा। तो इस सेकेंडरी oocyte ने कौन सी लेयर बनी है, जोना पेलुसिडा। The Graafian follicle now rupture to release the secondary oocyte from the ovary by the process called ovulation। और ये रप्चर हो जाती है ग्राफियन फॉलिकल और सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte कहाँ आ जाता है, फेलोपियन ट्यूब में, और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, ओवुलेशन। सेकेंडरी oocyte
कहाँ आ गया है, फिलोपियन ट्यूब में, और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, ओवुलेशन यहाँ हो जाता है। अब हम इसके बाद ये जो प्रोसेस थी हमारी ये कंप्लीट हुई। ये ध्यान रखना, ये सेकेंडरी oocyte जो है, ये सेकेंडरी oocyte फिलोपियन ट्यूब में आया है, और इसका यहाँ पर अब फर्टिलाइजेशन जब होगा स्पर्म से, तभी जाकर मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा। मियोसिस सेकेंड डिवीजन जो है वो तभी होगा जब ये सेकेंडरी oocyte किससे फर्टिलाइज करता है, स्पर्म से। अगर ये स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं करता है तो सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड डिवीजन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। बाकी हम फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस समझेंगे आगे उसमें डिस्कस करेंगे। अब अगला जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो है एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स में ओविडक्ट्स, फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस, वेजाइना कंस्टिट्यूएंट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स। तो फीमेल एसेसरी डक्ट्स में हमने किस किस को इंक्लूड किया है, ओविडक्ट्स, यूटेरस, वेजाइना, ये सब जो है ये एसेसरी डक्ट्स के अंदर इंक्लूड है। अब हम वन बाय वन करके डिस्कस कर रहे हैं एसेसरी डक्ट्स को इस डायग्राम से। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर फिलोपियन ट्यूब्स। Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long, extends from the periphery of each ovary to the uterus. The part closer to the ovary is funnel shaped infundibulum. देखो यहाँ पर ये है ओवेरी, और यहाँ से ये जो स्टार्ट हुआ है ये क्या है, हमारा फिलोपियन ट्यूब। ये रहा फिलोपियन ट्यूब यहाँ से यहाँ तक। ये एक पार्ट इसका किसके इंटीरियर है, ये ओवेरी के, और सेकंड पार्ट किससे अटैच है, ये रहा हमारा यूटेरस। तो ये जो यूटेरस है, इस यूटेरस से एक पार्ट क्या है, अटैच, और दूसरा किसकी तरफ है, ओवेरी की तरफ। 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है यहाँ पर। क्लोजर टू द ओवेरी इज फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। ये ओवेरी के क्लोज वाला फनल शेप, ऐसा फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, और इस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है इनफंडिबुलम। क्या बोल दिया है, इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, और इससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ऐसे निकले हुए, और इनसे वो क्या करता है, ओवम जो रिलीज होता है उसको कैच करता है। जैसे क्रिकेटर बॉल को कैच करते हैं वैसे ओवम को कैच किया जाता है यहाँ से। किसकी हेल्प से, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज फिम्बरी, और फिम्बरी की हेल्प से ओवम को कैच किया जाता है। The edges of the infundibulum possesses finger-like projection called fimbri, which helps in collection of ovum after ovulation. तो ओवेरी से जो ओवुलेशन होगा ओवम का, उसको कैच करने का काम कौन करेंगे, एजेस ऑफ इनफंडिबुलम दैट इज फिम्बरी। अब इसके बाद में ये जो इनफंडिबुलम है, ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर ओपन होता है, ब्रॉड स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज एम्फुला। The infundibulum leads to a wider part of the oviduct called ampulla. एम्फुला ओविडक्ट फिलोपियन ट्यूब का कैसा पार्ट है, वाइडर पार्ट, और इसी पार्ट में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने वाली है। तो आगे जो हम स्टडी करेंगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, वो कहाँ होने वाली है, एम्फुला में। The last part of the oviduct isthmus has narrow lumen and it joins the uterus. और इसके बाद जो न्यूरो ल्यूमेन वाला पार्ट है उसे हमने क्या नाम दिया है, isthmus। ट्यूब है, नेरो ल्यूमेन है, इसी से जायगोट ट्रेवल करने वाला है, और ये जाकर किससे अटैच होता है, यूटेरस से। तो ये हमने फिलोपियन ट्यूब को डिस्कस किया यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, यूटेरस। यूटेरस ये वाला ब्रॉड पार्ट जो हमारा है, यही यूटेरस वाला पार्ट है। ये यूटेरस वाला पार्ट जो है ब्रॉड पार्ट है। यूटेरस इज सिंगल एंड इट इज आल्सो कॉल्ड वॉम्ब। वॉम्ब क्यों कहा, क्योंकि इसमें जो बेबी है, बच्चा है, उसका पूरा डेवलपमेंट होने वाला है, इसलिए इसको बच्चादानी या वॉम्ब के नाम से जाना जाता है। सिंगल है ये नंबर्स में, ठीक है। The shape of the uterus is like an inverted pear. फ्रूट्स देखा होगा आपने पियर, और उसका इन्वर्टेड पियर जैसा शेप है इसका यूटेरस का। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल, और ये जो है ये पेल्विक वॉल पेल्विक रीजन में प्रेजेंट, और पेल्विक वॉल से ये जो लिगामेंट्स है उनके द्वारा क्या है, अटैच है। ये पेल्विक रीजन में है यूटेरस, और इसके अंदर पूरा का पूरा 9 मंथ जो फीटस है उसका डेवलपमेंट चलेगा, इसलिए इसको वॉम्ब नाम से भी जाना गया है।
यूटरस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू ए नेरो सर्विक्स, और नेरो यहाँ पर क्या है, ये सर्विक्स, नेरो पार्ट है इसका जिसको हमने क्या बोला है, सर्विक्स, और ये सर्विक्स किस में ओपन हो जाती है, वेजाइना ब्रोडर ट्यूब में ओपन हो रही है यहाँ से। The cavity of the cervix is called a cervical canal which along with vagina forms a birth canal। देखो यहाँ पर ये सर्विक्स में ये जो केनाल दिख रही है इसको हमने क्या नाम दिया है, सर्वाइकल केनाल। और सर्वाइकल केनाल के बाद ब्रॉड ट्यूब जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये जो ब्रॉड ट्यूब दिखाई दे रहा है ये क्या है, वेजाइना। और जब पूरी तरह से फीटस का, बच्चे का यहाँ डेवलपमेंट हो जाएगा तो बच्चा इसी पाथ से कहाँ आएगा, बॉडी से बाहर, किस किस के थ्रू, सर्वाइकल केनाल और वेजाइना। इसलिए इनको बर्थ केनाल के नाम से भी जाना गया है, दोनों को, सर्वाइकल केनाल और वेजाइना, ये ट्यूब दोनों को। The wall of the uterus has 3 layers of tissue। टिश्यू की कितनी लेयर्स हैं यहाँ पर, 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू है। टिश्यूज की यहाँ पर कितनी लेयर है, 3। फर्स्ट अगर हम देखें तो द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, आउटर मोस्ट एक्सटर्नल मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया है यहाँ पर, पेरीमेट्रियम। ये रही पेरीमेट्रियम, आउटर ये थीन जो दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की, ये है पेरीमेट्रियम। इसके बाद मिडिल थिक लेयर स्मूथ मसल्स की है जिसे हमने क्या नाम दिया है, मायोमेट्रियम। ये देखो यहाँ पर ये जो है थिक मसल्स है, सबसे मोटी मसल्स है, यहाँ पर येलो कलर की दिखाई दे रही है, और इसे हमने स्मूथ मसल्स है जिसे नाम दिया है मायोमेट्रियम। और इसी में कॉन्ट्रैक्शन और क्या होने वाला है, रिलैक्सेशन, जिससे लेबर पेन आएगा चाइल्ड बर्थ के समय में, मायोमेट्रियम में। थर्ड, inner glandular layer, that is endometrium that lines the uterine cavity। और थर्ड मेम्ब्रेन जो ये दिखाई दे रही है आपको जिगजैग पाथ में, ऐसे ऐसे दिख रही है, ये है एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम की जो वाल है वो मेस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर सेड होती रहती, टूटती रहती, ये बनती रहती है, टूटती रहती है एंडोमेट्रियम की वाल। द एंडोमेट्रियम अंडरगोस cyclical changes during menstrual cycle while the myometrium exhibits the strong contraction during the delivery of the baby। मायोमेट्रियम में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा जिससे बेबी की बर्थ होगी, और एंडोमेट्रियम की जो वाल है वो साइक्लिक चेंज आता है, क्योंकि मेस्ट्रुअल जो साइकिल है वो 28 to 29 डेज का है। ठीक है, तो ये हमारी वाल कंप्लीट हो गई। इसके बाद चलते हैं फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेल में भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया था और फीमेल में भी क्या है यहाँ पर, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो हैं ये फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया स्ट्रक्चर्स हैं। कौन कौन से, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर है ये फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। देखो जैसा हम गद्दे में कुशन करते हैं वैसे ही ये यहाँ पर फैटी टिश्यूज का कुशन है। कौन सा पोर्शन, मॉन्स प्यूबिस, और किससे कवर्ड है ये, स्किन, और स्किन के ऊपर क्या है, हेयर्स। चलो डायग्राम में हम थोड़ा सा चल देते। यह है डायग्राम। यहाँ पर ये जो हमारा है, यहाँ जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको ये जो पूरे का पूरा पोर्शन यहाँ वाला है ये मॉन्स प्यूबिस वाला रीजन है, क्योंकि ये डायग्राम जो है साइड व्यू है। कैसा व्यू है, साइड व्यू। तो इसमें एक पूरा प्रॉपर आपको दिखना पॉसिबल नहीं क्योंकि साइड व्यू है, और साइड व्यू की नहीं यहाँ बात की जा रही फ्रंट व्यू की। तो जो फ्रंट व्यू है यहाँ पर जो रीजन है उसी को आपने नाम दिया है मॉन्स प्यूबिस। ये वाला प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला मतलब मॉन्स प्यूबिस वाला रीजन है ये वाला, ये मॉन्स प्यूबिस। और यहाँ पर जो है कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये मॉन्स प्यूबिस वाला ही रीजन है। सेकंड अगर स्ट्रक्चर की बात करें हम, लेबिया मेजोरा, फ्लेसी फोल्ड्स ऑफ द टिश्यू
which extend down from mons pubis and surrounds the vaginal opening. चलो समझ लेते हैं ये वाला पोर्शन डायग्राम से। ये है हमारा लेबिया मेजोरा, फोल्ड है ये रहा लेबिया मेजोरा, ये रहा फोल्ड हमारा, जिसको क्या नाम दिया है, लेबिया मेजोरा। ये जो फोल्ड है, ये फोल्ड क्या करता है, ये वेजाइनल ऑफिस को, वेजाइनल ओपनिंग को क्या करेगा, गार्ड करेगा और प्रोटेक्शन का काम रहेगा। ये किसका, लेबिया मेजोरा का। फ्लेसी फोल्ड है, ध्यान रखना है। लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ पेयर्ड फोल्ड है जिसे लेबिया माइनोरा कहा, लेकिन ये फ्लेसी नहीं है। इधर वाले कैसे फोल्ड्स हैं, फ्लेसी फोल्ड्स। लेबिया मेजोरा फ्लेसी फोल्ड्स है, लेबिया माइनोरा पेसी फोल्ड, फ्लेसी फोल्ड्स नहीं है। पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू है अंडर द लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा के अंदर है लेबिया माइनोरा। डायग्राम में देख लें, ये रहा लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा फोल्ड है लेकिन फ्लेसी फोल्ड नहीं है। आगे देखें अगर हम यहां से, द ओपनिंग ऑफ द वेजाना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड एज हाइमन। इसको भी देख लेते हैं। यहां पर अगर हम ध्यान दें तो ये जो है, इस वेजाइनल ओपनिंग जो है, ये वाला वेजाइना पोर्शन है, ट्यूब है, ये पूरी ट्यूब को क्या नाम दिया है, वेजाइना। और इस वेजाइना पर पार्शियली कवर एक मेम्ब्रेन है, जिस मेम्ब्रेन को हमने नाम दिया है हाइमन। क्या बोला है, हाइमन। ये पार्शियली कवर मेम्ब्रेन है जो किसको कवर करती है, वेजाइनल ओरिफिस या वेजाइनल ओपनिंग को, जिस मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया है, हाइमन मेम्ब्रेन। देन the clitoris is a teeny finger-like structure which lies at the upper junction of the two labia minora above the urethral opening। चलो समझ लेते हैं डायग्राम से। ये जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, ये ऊपर वाली जो ओपनिंग है इसको यूरेथ्रल ओपनिंग, ये है यूरेथ्रा और ये है यूरिनरी ब्लेडर। तो यूरिनरी ब्लेडर की जो ओपनिंग है वो भी यहीं हो रही है, यूरेथ्रा में। और इस यूरेथ्रा के ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है जिसको क्या नाम दिया है, क्लाइटोरिस, जहां पर दोनों लेबिया माइनोरा अटैच हो रहे हैं। देखो ये ब्लैक कलर वाला पोर्शन लेबिया माइनोरा है, तो दोनों लेबिया माइनोरा के फोर्ड्स जहां अटैच हो रहे हैं, नीचे की तरफ क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग, और ऊपर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको क्या कहा है, क्लाइटोरिस। और ये क्लाइटोरिस सेंसिटिव स्ट्रक्चर है फीमेल के अंदर, वैसा ही है जैसा मेल में ग्लांस पेनिस था, उसी के समान यहाँ पर क्या है, क्लाइटोरियस। चलो अगला स्ट्रक्चर देखें यहां से। द हाइमेन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस इंटरकोर्स। और ये जो हाइबन मेम्ब्रेन है, क्योंकि मेल कोइटस के टाइम पर स्पर्म को कहाँ डिस्चार्ज करेगा, वेजाइनल ऑरिफिस के अंदर, वेजाइना के अंदर डिस्चार्ज करेगा, तो वो जो पेनिस है वो कहाँ जाएगा, वेजाइना के अंदर। तब ये जो हाइमेन मेम्ब्रेन है, ये हाइमेन मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, ब्रेक। किस समय ब्रेक होगी, ये उसी समय ब्रेक होगी जब कोइटस होगा मेल और फीमेल का, तो ये टॉर्न हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी हाइमेन मेम्ब्रेन। However, it can also be broken by sudden fall or jolt, insertions of vaginal tampon, active participation in some sports like horse riding, cycling, etc. ऐसा कंपलसरी नहीं है कि कोइटस के टाइम पर ही हाइमन मेम्ब्रेन ब्रेक हो। अचानक गिर जाने से, सडन फॉल, इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पोन, वेजाइनल टेम्पोन मतलब वेजाइना के अंदर मेस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर फीमेल एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे टेम्पोन बोला गया है, वो कॉटन का बना होता है और वो जो मेस्ट्रुअस फ्लूइड है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब। तो यहाँ पर इस वेजाइना के अंदर फीमेल उस समय पर एक ट्यूब डाल देती है, टेम्पोन लाइक ट्यूब। तो टेम्पोन लाइक रोड डाल देती है और उस रोड के कारण भी ये हाइमेन मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, ब्रेक। इसके अलावा स्पोर्ट्स में जैसे हॉर्स राइडिंग कर रही है या साइकिलिंग कर रही है, तब भी फीमेल में हाइमेन मेम्ब्रेन ब्रेक हो सकती है। अगर आगे देखें, इन सम वुमेन द हाइमेन परसिस्ट ओवर इवन आफ्टर द कोइटस। और कुछ फीमेल में तो ऐसा भी देखा गया है कि कोइटस के बाद भी हाइमेन मेम्ब्रेन ब्रेक नहीं होती। इनफैक्ट the presence or absence of hymen is not a reliable indicators of virginity or sexual experience।
कि फीमेल ने सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया है, इसका पता हाइमेन मेम्ब्रेन के प्रेजेंस या एब्सेंस से आप नहीं लगा सकते हो, क्योंकि कोइटस हुआ है उसके बाद भी हाइमेन मेम्ब्रेन प्रेजेंट मिली है और कोइटस नहीं हुआ उसके बावजूद भी हाइमेन मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई है स्पोर्ट्स में। इसका मतलब हाइमेन मेम्ब्रेन की प्रेजेंस या एब्सेंस इंडिकेटर नहीं है सेक्सुअल एक्सपीरियंस और वर्जिनिटी का। तो ये हमारा जो टॉपिक था एक्सटर्नल जेनिटेरिया वाला कंप्लीट हुआ। चलो अब अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स। A functional mammary gland is a characteristics of all female mammals. मेमल्स जो है क्लासिफिकेशन में कॉर्डेट्स का सबसे हाईएस्ट जो क्लास है वो क्या है, मेमल्स, मेमेलिया। और मेमल्स क्यों कहा, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में प्रेजेंट है मेमोरी ग्लैंड, लेकिन फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फीमेल मेमल्स। फीमेल मेमल्स में ही क्या होगी, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, ब्रेस्ट जिसको नाम से जाना जाता है, दैट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू प्लस वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। दो चीजें होंगी यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर, क्या क्या होगा, ग्लैंडुलर टिश्यू और दूसरा क्या होगा, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। तो फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स के नंबर कितने होंगे, 2, मतलब 1 पेयर, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ब्रेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दे कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट। ग्लैंडुलर टिश्यू का फंक्शन है मिल्क का सिक्रीशन। तो ये मिल्क का क्या करेगा, यहाँ पर सिक्रीशन कौन करेगा, ग्लैंडुलर टिश्यू। और हम जानते हैं फैट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जितना भी मिल्क है उस मिल्क की क्वालिटी को हम चेक किससे करते हैं, फैट। अगर ज्यादा फैट है मिल्क में, दूध में, तो उसका रेट ज्यादा होगा, फैट कम है तो रेट कम हो जाएगा। तो मिल्क को जो फैट प्रोवाइड करेगा वो कौन करेंगे, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स। तो ये दोनों चीजें किसमें प्रेजेंट होगी, मेमोरी ग्लैंड्स में। मेमोरी ग्लैंड्स की अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो ये थोरेसिक रीजन में होंगी, इसलिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है रिब्स। ये है रिब्स, यहाँ पर ये कटी हुई, यहाँ पर क्या है, रिब्स। ये वाला पोर्शन है रिब्स वाला, थोरेसिक रीजन का रिब्स वाला पोर्शन है। और इन रिब्स के बीच में स्पेशल टाइप की मसल है, मसल्स बिटवीन द रिब्स। और रिब्स के बीच में क्या लगी हुई है, मसल्स। और कुछ स्पेशल टाइप्स की मसल्स भी है यहाँ पर, जिन्हें हम कह रहे हैं पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स। क्या नाम दिया है, पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है इस रिब्स के फ्रंट की तरफ। इसके बाद आपको ये जो दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये है मेमोरी ग्लैंड। और मेमोरी की अगर बात करें हम, तो इसमें ये वेरियस अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, ये फैट दिख रहे हैं आपको, ये फैट है वेरिएबल अमाउंट्स में। और फिर इसके बाद हम इसके और स्ट्रक्चर की बात करें, यहां से चलते हैं। The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing clusters of cells called alveoli। 15 से 20 क्या होंगे, मेमोरी लोब्स। देखो यहाँ पर, यहाँ ये होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं मेमोरी लोब्स। ये क्या है, पूरा मेमोरी लोब्स। ये रहा मेमोरी लोब, पहला स्ट्रक्चर। और इसी के अंदर ये क्लस्टर्स ऑफ सेल्स है जिन्हें हमने नाम दिया है मेमोरी एल्वेलाई। तो ये जो मेमोरी एल्वेलाई है ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, ऐसा बलून लाइक स्ट्रक्चर है। और ये वैसा स्ट्रक्चर है जैसे अगर आपने अंगूर का गुच्छा देखा हो, बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे में जैसे अंगूर लगे होते हैं, वैसे यहाँ क्या लगी हुई है, मेमोरी एल्वेलाई। और ये मेमोरी एल्वेलाई जो हैं, ये कई सारी मेमोरी एल्वेलाई जाकर एक ट्यूब से कनेक्ट हो जाती है लार्ज, जिस ट्यूब को यहाँ नाम दिया है मेमोरी डक्ट। क्या बोल दिया है, मेमोरी डक्ट्स। इस तरह आपने थर्ड स्ट्रक्चर जिसको मैं नाम दे रहा हूं यहाँ पर, वो है मेमोरी टिब्यूल्स। क्या है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। एल्वेलाई से निकलने वाला ट्यूब क्या कहलाता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। और वो किससे कनेक्ट होता है, मेमोरी डक्ट से। तो यहाँ पर थर्ड स्ट्रक्चर गायब है, वो है यहाँ पर मेमोरी ट्यूब्यूल, जबकि एनसीईआरटी में उसका जिक्र है। देखो यहाँ पर, द सेल्स ऑफ एल्वेलाई सिक्रीट मिल्क। मिल्क का सिक्रीशन कौन करती है, एल्वेलाई।
विच स्टोर्ड इन द कैविटीज ऑफ एल्वलाई। और ये देखो कैविटी ये एल्वलाई है और ये एल्वलाई बलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर यहाँ कैविटी में क्या भरा होगा, मिल्क भरा होगा। इस कैविटी में क्या भरा होगा, मिल्क। सिक्रीशन भी एल्वलाई करती है और उसका फिर स्टोरेज भी एल्वलाई अभी कर रही है टेम्परेली। एल्वलाई ओपन्स इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ये आ गई बात यहाँ पर। एल्वलाई जो है वो किस में ओपन हो रही है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। रहा मेमोरी ट्यूब्यूल्स में एल्वलाई क्या हो रही है, ओपन। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब्स जॉइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट्स, और सारे ट्यूब, सारी पतली पतली पाइपें जुड़कर एक क्या बनाती है, मेमोरी डक्ट, जैसा यहाँ नजर आ रहा आपको। ये रहा मेमोरी डक्ट, ये रही मेमोरी डक्ट। यहाँ पर ये ट्यूब सारी जुड़ गई और उन्होंने क्या बना दी है, मेमोरी डक्ट। और मेमोरी डक्ट जाकर किस में ओपन हो रही है, एम्फुला। ये वाला रीजन जो है एम्फुला, ब्रॉडर ट्यूब जिसको बोला है वो क्या है, एम्फुला। Several memory ducts join to form wider memory ampulla which connects to lactiferous duct through which milk is sucked out। अब यहाँ समझ लेते हैं, ये जो एम्फुला है, इसी एम्फुला में मिल्क का ये फिफ्थ स्ट्रक्चर है एम्फुला। इसमें मिल्क का क्या होगा, स्टोरेज। मिल्क स्टोरेज का मेन जो है हमारे पास वो क्या है, एम्फुला। एंड देन एम्फुला ओपन्स इन फाइन ट्यूब लेक्टिफेरस डक्ट, ये पतली पतली लेक्टिफेरस डक्ट। और ये निपल लाइक स्ट्रक्चर से कहाँ आ जाता है, मिल्क बाहर। लेकिन बच्चा मिल्क को सक कहाँ से करेगा, तो सक करेगा वो लेक्टिफेरस डक्ट से। इस निपल को लेगा मुंह में और उसको सक करेगा, लेक्टिफेरस डक्ट से सक करता है। और मिल्क स्टोर कहाँ मिलेगा आपको, एम्फुला रीजन में। ये पूरा एक सीक्वेंस मैंने आपको बताया। ऐसे सीक्वेंस भी नीट में पूछे जाते हैं। फर्स्ट नंबर पर मेमोरी लोब, देन मेमोरी एल्वेलाई, देन मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी डक्ट, एम्फुला, लेक्टिफेरस डक्ट एंड निप्पल। ये सेवंथ स्ट्रक्चर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये एरियोला मतलब डार्क स्किन है यहाँ पर, और इतने डार्क स्किन वाले पोर्शन को क्या नाम दिया है, एरियोला। क्या बोल दिया है, एरियोला। ये तो स्ट्रक्चर की बात हुई। यहाँ से रिलेटेड कुछ हार्मोन्स भी हैं। जैसे पहला अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो वो है ऑक्सीटोसिन। फर्स्ट हार्मोन क्या है, ऑक्सीटोसिन। तो जैसे ही बेबी की बर्थ होती है उसके बाद में यहाँ से मिल्क का बॉडी से इजेक्शन करवाने वाला हार्मोन कौन है, ऑक्सीटोसिन। तो जैसे ही बच्चे का जन्म होगा ऑक्सीटोसिन तुरंत उसी समय सिक्रीट होगा और बर्थ के टाइम पर ही ये मिल्क का इजेक्शन कराएगा, कहां से, बॉडी से बाहर। ये काम करवाने वाला हार्मोन कौन है, ऑक्सीटोसिन। सेकेंड है यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी के टाइम पर सिक्रीट होता है और ये बनाता है एल्वेलाई को। मेमोरी एल्वेलाई का क्या करेगा, फॉर्मेशन, और उनसे मिल्क का क्या करवाएगा, सिक्रीशन। तो मेमोरी एल्वेलाई मिल्क का सिक्रीशन कौन करवाएगा, प्रोजेस्टेरोन। तो मिल्क कहाँ सिक्रीट होगा, मेमोरी लोब्स में यहाँ पर, और एल्वेलाई का प्रोडक्शन भी करवाएगा, बनाने का काम भी कौन करेगा, प्रोजेस्टेरोन। थर्ड हार्मोन है यहाँ पर प्रोलेक्टिन। ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला प्रोलेक्टिन हार्मोन है। ये ऑक्सीटोसिन भी पिट्यूटरी से और प्रोलेक्टिन भी पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है सिक्रीट। और प्रोलेक्टिन मिल्क का सिक्रीशन करवाएगा। मिल्क सिक्रीशन एंड प्रोडक्शन का वर्क जो है वो किसके पास रहेगा, प्रोलेक्टिन के पास में। तो कि सर प्रोलेक्टिन और प्रोजेस्टेरोन के फंक्शंस में एक ही मेजर डिफरेंस है कि जो प्रोजेस्टेरोन है वो उसमें आपको एग्जामिनर देगा स्पेशली प्रोजेस्टेरोन वाले में कि वो एल्वेलाई का क्या करवा रहा है, प्रोडक्शन करवा रहा है, एल्वेलाई का फॉर्मेशन और मिल्क सिक्रीशन। तो वहां प्रोजेस्टेरोन, एल्वेलाई से रिलेटेड बात नहीं है। और मिल्क का केवल सिक्रीशन और प्रोडक्शन की बात करें तो क्या लगाना है, प्रोलेक्टिन लगाना है। और मिल्क का बॉडी से इजेक्शन बाहर करवाना है तो क्या लगाना है, ऑक्सीटोसिन। ये थ्री हार्मोन्स यहाँ वर्क करते हैं। चलो ये तो हमने मेमोरी ग्लैंड्स डिस्कस कर ली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में, फीमेल प्राइमेट्स में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जिसमें कौन कौन आ रहा है, मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन। ऑल थ्री आर बिलोंग्स टू ऑर्डर प्राइमेटा। प्राइमेट्स हैं ये तीनों। इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल प्राइमेट्स फीमेल में क्या नाम दिया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल।
एंड द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल बिगिंस एट द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पे बिगिन होता है, इज कॉल्ड एज मेनार्की। क्या नाम दिया है? मेनार्की। ये साइकिल तभी स्टार्ट होता है जब फीमेल कब कहाँ पहुंच जाए? प्यूबर्टी पे, उससे पहले साइकिल स्टार्ट नहीं होगा। इन फीमेल menstruation is repeated at an average intervals of about 28 to 29 days। 28 to 29 days के बाद में ये menstrual cycle क्या होता रहता है? repeat। and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle। इवेंट्स स्टार्ट हो, फिर बंद हो जाए, फिर वापस चालू हो जाए, उनके बीच के पूरे साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ नाम दिया है। और इन ह्यूमन बीइंग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज, दैट इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। आपने टीवी के बटन में पॉज का बटन देखा होगा, पॉज दबाते ही पिक्चर रुक जाता है, वैसे ही ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पॉज हो जाता है, इसलिए इसको नाम दिया है मेनोपॉज। कौन से टाइम पर? 50 इयर्स की एज पे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है? स्टॉप, फीमेल्स के अंदर। मतलब यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ स्टॉप हो गया, इसका मतलब ओवुलेशन भी सब पूरी प्रोसेस क्या हो गई है? ब्लॉक हो गई है, ओवम का मैच्योरेशन रुक चुका है यहाँ पर। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ 3 फेजेस में, अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को कितने फेजेस में डिवीजन किया है? हमने डिवाइड किया है 3 फेजेस में। फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड फेज है फॉलिकुलर और प्रोलिफेरेटिव फेज, और थर्ड फेज यहाँ पर है वो है सिक्रेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज, तो 3 फेजेस में इसको क्या किया है हमने? डिवाइड। समझना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पहली बात अगर यहाँ से हम समझे तो 2 जगहों पर ये फंक्शन चल रहे हैं, एक है ओवेरी और दूसरा है यहाँ पर यूटेराइन टिश्यू मतलब यूटेरस। 2 जगहों पर फंक्शंस चल रहे हैं, ओवेरी एंड यूटेरस। यहाँ दोनों जगहों पर फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए क्या सिक्रीट किए गए हैं? हार्मोन्स। इधर हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट हो रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, और इधर के जो हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन ओवेरी पे फंक्शंस कर रहे हैं, और ओवेरी के हार्मोन यूटेरस पे क्या कर रहे हैं? फंक्शंस। इस तरह से काम चल रहा है। जैसे ही फीमेल कहाँ पहुंच जाती है? प्यूबर्टी। फीमेल कहाँ पहुंची? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पर पहुंचते ही पिट्यूटरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस सिक्रीशन करना है एफएसएच एंड एलएच। एलएच और एफएसएच का क्या करना है? सिक्रीशन। और जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड एलएच और एफएसएच का सिक्रीशन करती है, ये आते हैं ओवेरी पर और ओवेरी को स्टिमुलेट करते हैं। ये जो हमारी प्राइमरी फोलिकल्स है, हम अभी पढ़ चुके हैं लेक्चर में, प्राइमरी फोलिकल्स, प्राइमरी ओसाइट्स वाली ग्रेनुलोसा सेल से सिंगल लेयर में कवर है, वो प्राइमरी फोलिकल्स को एफएसएच स्टिमुलेट करता है, जिससे इसका मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर ये सेकेंडरी फोलिकल में कन्वर्ट होता है, टर्सरी फोलिकल में कन्वर्ट होता है, फिर यहाँ बनता है मैच्योर ग्रेफियन फोलिकल्स। ये पूरे फेज कंप्लीट करता है किसके इन्फ्लुएंस में? एफएसएच एंड एलएच। और जैसे ही 14th डेज आता है, कौन सा डेज आ रहा है यहाँ पर? 14th डेज पर एलएच का लेवल सबसे क्या हो जाता है? हाई। इसे हम एलएच सर्ज भी कहते हैं। और नीचे एफएसएच का लेवल भी हाई है, और इधर ग्रेनुलोसा सेल्स क्या सिक्रेट करती है? हार्मोन, दैट इज एस्ट्रोजन हार्मोन। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो सिक्रेट होता है वो जाकर एंडोमेट्रियम की वाल को क्या करता है? थिकन बनाता है। देखो यहाँ धीरे धीरे एंडोमेट्रियम की वाल क्या होती जा रही है? थिक। और कौन कर रहा है? एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन, अभी वो सिक्रेट नहीं हो रहा है यहाँ। ये सिक्रेट कौन करता है? ग्रेनुलोसा सेल्स करती है यहाँ पर। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल, एस्ट्रोजन का लेवल हाई है, एफएसएच का और एलएच का सबसे हाई है, और एलएच हार्मोन क्या करवाता है? ओवुलेशन। ये ब्रेक होगा यहाँ पर ग्रेफियन फोलिकल्स, और सेकेंडरी उस साइड बाहर आ जाता है फेलोपियन ट्यूब में। फिर जो बचा हुआ पोर्शन को हम ग्राफी फोलिकल्स को क्या कहते हैं? कार्पस लूटियम। और कार्पस लूटियम सिक्रेट करता है हार्मोन, दैट इज प्रोजेस्टेरोन।
और साथ ही साथ एस्ट्रोजन हार्मोन का भी सिक्रीशन करेंगे। और ये प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का जो लेवल है ये इस एंडोमेट्रियम की वाल को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। प्रेगनेंसी के टाइम पर इस वाल को क्या रखेगा, मेंटेन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। लेकिन अगर इस टाइम तक क्या नहीं हुआ, अगर इस टाइम तक जो सेकेंडरी oocyte है उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इस एलएच के कारण ये कार्पस लुटियम डीजनरेट हो जाएगा, कार्पस एल्बिकन्स में बदल जाएगा और इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का और एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों के लेवल डाउन होंगे। और जैसे लेवल डाउन होंगे यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम की वाल ब्रेक होना क्या हो जाएगी, स्टार्ट। तो इसको टोटल हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट 1 से लगाकर 5 डेज तक क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज, इसमें एंडोमेट्रियम की वाल ब्रेक होती है। फिर 6 से लगाकर यहाँ 14th डेज तक हमने इसको नाम दिया है फोलिकुलर फेज और प्लोरीफेरेटिव फेज, क्योंकि इसमें ग्रेफियन फोलिकल्स का मैचुरेशन हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ एंडोमेट्रियम की वाल क्या हो रही है, थिकन हो रही है। थर्ड फेज हमने नाम दिया है ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम बन रहा है। दूसरी बात यहाँ पर सिक्रीशन हो रहा है किसका, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, इसलिए सिक्रेटरी या ल्यूटियल फेज इसको नाम दिया है। 3 फेजेस में क्या किया है, डिवाइड इस पूरे साइकिल को। तो वहां के हार्मोन, पिट्यूटरी के हार्मोन ओवेरी पर एक्शन करते हैं और ओवेरी के हार्मोन जाकर एक्शन किस पे करेंगे, यूटेरस की वाल पर। इस तरह से मेस्ट्रुअल साइकिल रन होता है, इस तरह चलता है। चलो अगला टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, अभी जो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो डिस्कस की थी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्यूब जिसको हमने फेलोपियन ट्यूब बोला है, वहीं पर यह प्रोसेस परफॉर्म होने वाली है। ड्यूरिंग copulation coitus semen is released by the penis into the vagina, that is insemination। अगर हम यहाँ बात करें, ये अगर मान लें यूटेरस, ये यूटेरस है, ये सर्विक्स और ये वाला पोर्शन है वेजाइना, ये फेलोपियन ट्यूब, ये हमारा फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ जो प्रोसेस परफॉर्म की जा रही है कि ये जो वेजाइना है, ये वाला पोर्शन है वेजाइना, और इस वेजाइना में मेल कॉपुलेशन के टाइम पर स्पर्म को क्या करता है, डिस्चार्ज और रिलीज करता है। इस प्रोसेस का नाम है इंसेमिनेशन। और यहाँ पर इंसेमिनेट करने के बाद द मोटाइल स्पर्म स्विम्स रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स। ये जो स्पर्म्स है ये रैपिडली स्विम करते हैं, बहुत तेजी से दौड़ते हैं, रनिंग कॉम्पिटिशन है, एंड पास थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स को, ये वाला पोर्शन क्या है, सर्विक्स, इसको पार करते एंटर इनटू द यूटेरस एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। और यहाँ से ये इस यूटेरस को क्रॉस करते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब का ये वाला पोर्शन, दैट इज एम्पुला। इसी को क्या नाम दिया है, एम्पुला ब्रॉड रीजन। यहाँ पर क्या पहुंच जाते हैं, स्पर्म, ये स्पर्म यहाँ पहुंच गए। और उसी समय सेम टाइम पर इधर की तरफ से सेम टाइम पर fertilization can only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region। और उसी समय यहाँ से ओवेरी से ओवम रिलीज हुआ और वो ओवम जाकर यहाँ पर गया। जिस समय स्पर्म आया उसी समय अगर ओवम आया तो स्पर्म ओवम का फ्यूजन होगा और उसी प्रोसेस का नाम हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या नाम दिया है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम पर अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या क्या होता है उसको समझने जा रहे हैं। ये फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है ये कहाँ पर होगी, तो ये एम्पुलरी रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब में होगी, ब्रॉड रीजन में होगी। जब सिंगल ओवम, अभी ये स्टेज में कौन सी है, सेकेंडरी oocyte, किसमें है ये, सेकेंडरी oocyte फेज में है ये ओवम। और ये जो ओवम सेकेंडरी oocyte के फेज में है, जैसे ही स्पर्म्स आएंगे, ये आए यहाँ पर से स्पर्म, ये ओवम इस समय 3 लेयर से सराउंडेड है। कोरोना रेडिएटा, फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कौन सी है, कोरोना रेडिएटा।
उसके अंदर जो सेकंड लेयर हमको दिखाई दे रही है वो कौन सी है, जोना पेलुसिडा। फर्स्ट है कोरोना रेडिएटा, सेकंड जोना पेलुसिडा, और थर्ड ये जो लेयर है हमारी, इसको हम लेते हैं प्री विटेलाइन मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये थ्री लेयर से क्या सराउंडेड है, ये ओवम सराउंडेड है। इसमें से केवल मैंने बताया जैसा पहले भी कि ये जो कोरोना रेडिएटा है यही एकमात्र कैसी लेयर है, सेलुलर लेयर, बाकी सब एसेलुलर लेयर्स हैं। जैसे ही स्पर्म्स आएंगे फर्टिलाइजेशन करने के लिए, ये तेजी से क्रॉस करते हुए कोरोना रेडिएटा को तो पार कर जाएंगे, लेकिन अब इनको इंटर होना है स्पर्म को किसमें, जोना पेलुसिडा। कोरोना रेडिएटा कभी कोई बैरियर क्रिएट नहीं करती, बैरियर क्रिएट करती है कौन, जोना पेलुसिडा। और जैसे ही स्पर्म यहाँ जोना पेलुसिडा को स्टिमुलेट करता, अंदर जाने के लिए कोशिश करता है, इस स्पर्म का ये वाला टोपी केप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने नाम दिया था एक्रोसोम, ये एक्रोसोम जो है ये जैसे यहाँ पर बस्ट होता है, यहाँ के एंजाइम्स रिलीज होते हैं, वो एंजाइम्स जोना पेलुसिडा को क्या कर देते हैं, ब्रेक। लेकिन इसी समय जैसे ही यहाँ पर ये ब्रेकिंग प्रोसेस चलती है, ये ओवम स्टिमुलेट हो जाता है और इसमें स्टार्ट हो जाता है मियोसिस सेकंड डिवीजन। और इसका जो न्यूक्लियस है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, वन पोलर बॉडी एंड अनदर वन इज सेकेंडरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte था, सेकेंडरी oocyte जो था वो अब ओवम में कन्वर्ट हो गया। सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवम में। और मियोसिस सेकंड डिवीजन यहाँ पर कंप्लीट होगा इसी टाइम पर, इससे पहले मियोसिस सेकंड डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा। पोलर बॉडी धीरे से यहाँ डिजेनरेट हो जाती है और ये जो न्यूक्लियस बनता है हेप्लोइड न्यूक्लियस यहाँ रिमेन्स रह जाता, बचा हुआ रह जाता है। इसी समय यहाँ पर एक रिएक्शन हुई जिसको कहा जाता है कोर्टिकल रिएक्शंस। क्या बोलते हैं, कोर्टिकल रिएक्शन। और कोर्टिकल रिएक्शन के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, तो कोर्टिकल रिएक्शन के कारण यहाँ पर ये जो ओवम आ रहा है, ये जो स्पर्म आ रहा है जो ओवम को पेनिट्रेट करेगा, ऐसा सिंगल स्पर्म नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये भी सीधे जाकर इसको स्टिमुलेट करके अंदर इंटर हो जाएंगे, ब्रेक करके जोना पेलुसिडा को। इस पोलिस्पर्मी को चेक किया जाता है कि जोना पेलुसिडा लेयर जो है वो इतनी सख्त हो जाती है, हार्डन हो जाती है कोर्टिकल रिएक्शन में कि फिर कोई दूसरा स्पर्म इसमें एंटर नहीं कर सकता। और पोलिस्पर्मी को क्या किया जाता है, चेक। इस प्रोसेस के थ्रू पोलिस्पर्मी को क्या कर दिया जाता है, चेक। किस प्रोसेस से, इसी प्रोसेस से पोलिस्पर्मी को क्या किया जा रहा है, चेक। तो ये जो पोलिस्पर्मी की जो प्रोसेस है, इसमें यहाँ पर ये जो पहला वाला जो स्पर्म है वही फर्टिलाइज करेगा, इसके बाद दूसरे के लिए कोर्टिकल रिएक्शन के द्वारा यहाँ हार्डन कर दी जाती है जोना पेलुसिडा को। अब जैसे ये अंदर गए क्या होगा, तो जो मेल है, मेल में टू टाइप्स के स्पर्म होते हैं, एन और एन। यहाँ पर 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई। और फीमेल जो है जिसमें ओवम जो फॉर्म्ड होंगे वो भी 2 होंगे, लेकिन यहाँ पर एन 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, टू टाइप्स के यहाँ पर क्या बन रहे हैं, स्पर्म, लेकिन ओवम सिंगल टाइप के हैं यहाँ पर। तो जब एक्स एक्स ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा तो ये क्या बनेगा, फीमेल। और जब एक्स और वाई का फर्टिलाइजेशन होगा तो एक्स वाई क्या बनेगा, मेल। तो कौन मेल चाइल्ड बनेगा और कौन फीमेल चाइल्ड बनेगा, ये किस पर डिपेंड करता है, मेल पर। फीमेल पर ये डिपेंड नहीं करता, ओनली डिपेंड्स ऑन मेल। क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि किस तरह का स्पर्म फर्टिलाइज करता है ओवम को, इस पर डिपेंड करता है कि चाइल्ड मेल फॉर्म्ड होगा कि फीमेल। तो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस है टोटली किस पर डिपेंड है, मेल पर डिपेंड है। चलो आगे चलें, क्लीवेज। अब जब यहाँ पर हमारा क्या फॉर्म्ड हो गया है, स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन से जो फर्स्ट सेल फॉर्म्ड हुई उसी को हम नाम देते हैं जाइगोट। और जो जाइगोट है वो कैसा है, 2 एंड डिप्लॉइड सेल से, हेप्लॉइड न्यूक्लियस,
हैप्लॉइड स्पर्म और हैप्लॉइड ओवम से क्या बना है, जायगोट, जो कि क्या है, डिप्लॉइड फर्स्ट सेल्स। और इस जायगोट में क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जायगोट मूव्स थ्रू द isthmus of the oviduct called cleavage towards the uterus and forms 2, 4, 8, 16 daughter cells called blastomeres। तो जैसे जैसे ये जो ओवम है, ये जो जायगोट है, ये जायगोट कहाँ मूव करेगा, इस्थमस में। इस डायग्राम में देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर एम्फुला, ये जो हमारा इनफंडिबुलम, ये वाला पोर्शन, देन यहाँ पर क्या है, एम्फुला, और एम्फुला में क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन। एम्फुला रीजन में फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पर ये फर्टिलाइज्ड हो गया, और यहाँ क्या बन गया है, जायगोट। और उस जायगोट में क्या शुरू हो गए हैं, क्लीवेज, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो गया है। पर यहाँ माइटोटिक डिवीजन को क्लीवेज क्यों नाम दिया, इसलिए नाम दिया क्योंकि यहाँ जो सेल्स हैं वो सेल्स सेपरेट नहीं हो रही है, वहीं पर सेल्स के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, सेल का सेपरेशन नहीं हो रहा, इसलिए इसको क्लीवेज नाम दिया है। तो देखो यहाँ पर 1 से 2 सेल्स बनी, 2 से यहाँ देखो 4, और 4 से यहाँ देखो 8, 8 से 16 सेल्ड स्टेज को हमने क्या नाम दिया है, मोरुला। सॉलिड बॉल जो है वो क्या है, मोरुला, जिसमें सेल्स के नंबर कितने हैं, 8 to 16। और देखो ये कौन सा नंबर है, सी, और यहाँ पर सी, डी, और ये ई। तो यहाँ पर जो नंबर आया है वो कौन सा आया है, ई। ई वाली फेज जो है वो अभी कहाँ चल रही है, इस्थमस में। इस्थमस में ही क्लीवेज कंटिन्यू हो रहे हैं। ई के बाद में एफ जो है वो कहाँ आ गया है, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस में आ गया, यूटेराइन कैविटी में। और फिर जीज अगर फेज देखें तो यहाँ तक तो ये सॉलिड दिख रहा, और जैसे ही एफ के बाद जी फेज आती है, इसे हमने नाम दिया है ब्लास्टोसिस्ट। क्यों बोल दिया ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि यहाँ पर एक कैविटी बन गई है, जिस कैविटी का नाम है ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, जिसका फॉर्मेशन हुआ है। आउटर लेयर्स को हम बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट, आउटर लेयर को ट्रोपोब्लास्ट कहा है, और इनर वाले को हमने नाम दे दिया है इनर सेल मास। इनको बोल दिया है इनर सेल मास, और इस आउटर लेयर को बोल दिया है ट्रोपोब्लास्ट। तो आउटर लेयर है यहाँ पर ट्रोपोब्लास्ट, और इनर वाली सेल्स को हमने बोला है इनर सेल मास। और ये जो कैविटी, इसको ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला है ब्लास्टोसिस्ट। और ये ब्लास्टोसिस्ट जी फेज में बन चुका है, और एच फेज में ब्लास्टोसिस्ट जाकर एंडोमेट्रियम की दीवार से जाकर स्टिक हो गया है, चिपक गया है, और इस प्रोसेस का नाम है इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पर क्या हो चुका है, इम्प्लांटेशन। तो इधर अगर हम समझे यहाँ से, तो द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड एज मोरुला, और इसी 8 से 16 ब्लास्टोमियर को हमने क्या नाम दिया है, मोरुला। तो यहाँ पर इस डायग्राम में आपको ध्यान रखना है नंबर्स, कि यहाँ जायगोट फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर क्लीवेज स्टार्ट हो गया है, 2, 4, 8, 16, ये सब क्या है यहाँ पर, ये जब जो 8 से 16 सेल्ड स्टेज जो है, ये मोरुला स्टेज है। और ये सब की सब प्रोसेस कहाँ चल रही है, इस्थमस में। ये नेरो पार्ट जो है, नेरो ट्यूब इस्थमस में, इसी में ये प्रोसेस कंटिन्यू हो रही है। तो ये तो हमने इम्प्लांटेशन देखा। अब इम्प्लांटेशन को आगे समझने जा रहे हैं, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। After implantation, finger-like projections appears on the trophoblast called chorionic villi, which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood. And this chorionic villi and uterine tissue become interdigited with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo fetus and maternal body called placenta. तो ये जो हमारा यहाँ पर हमने डायग्राम जो देखा है, इसमें ये जो यहाँ पर ट्रोपोब्लास्ट की सेल्स हैं, ये ट्रोपोब्लास्ट की सेल्स इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है। क्या बना देती है, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हमने नाम दिया है कोरियोनिक विलाई। और ये कोरियोनिक विलाई जाकर यहाँ मेटर्नल टिश्यूज में क्या हो जाते हैं, धस जाते हैं, इंटरडिजिटेड हो जाते हैं, और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हमने नाम दिया है प्लेसेंटा। क्या बोल दिया है, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या है, डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी मतलब मदर और चाइल्ड, एम्ब्रियो मतलब चाइल्ड, इन दोनों के बीच में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, वो क्या कहलाता है, प्लेसेंटा।
प्लेसेंटा वैसा ही है जैसे एक ट्री है और इस ट्री की रूट्स जो है वो रूट्स कहाँ है, सॉइल में, और इस ट्री का जो ब्रांचिंग है वो ब्रांचिंग कहाँ है, एयर में। तो ये जो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हमने बोला है प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा वैसा ही वर्क करता है जैसे यहाँ पर कौन वर्क करती है, रूट्स। रूट्स इस प्लांट्स के लिए क्या लेती है, यहाँ से न्यूट्रिशंस लेती है, मिनरल्स लेती है, वाटर लेती है। वैसे ही प्लेसेंटा जो है वो इस ये एयर वाले इस पोर्शन को हम कह रहे हैं फीटस। क्या नाम दे रहे हैं, फीटस। ये वाला पोर्शन जो है हमारा क्या है, फीटस, और ये वाला पोर्शन है प्लेसेंटा, और ये वाला पोर्शन बीच में है ये अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या नाम दिया इसको, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड बीच वाला पोर्शन है, इधर ऊपर जो है वो हम फीटस बोल रहे हैं और इधर वाले पोर्शन को हम प्लेसेंटा बोल रहे हैं। तो ये जो इंटरडिजिटेड कनेक्शन है, ये मदर वाला, सोइल मतलब मदर का मेटरनल टिश्यूज है, और फीटस मतलब क्या है, एम्ब्रियो यहाँ पर, और इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है फंक्शनल और स्ट्रक्चरल, उसे हमने क्या नाम दिया है, प्लेसेंटा। और अगर प्लेसेंटा के फंक्शंस की बात करें यहाँ, तो प्लेसेंटा फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो, मतलब ये फूड प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को। एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये एक्सक्रीशन का फंक्शंस भी, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड, मतलब एक्सक्रीशन का फंक्शंस भी कौन परफॉर्म करेगा, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड which helps in the transport of substance to and fro from the embryo। मैंने बताया एम्ब्रियो, फीटस और प्लेसेंटा के बीच में एक ट्यूब बन जाती है जिसको क्या नाम दिया है, अम्बिलिकल कॉर्ड, और इसी से सब्सटेंस मूवमेंट करते हैं। ऑक्सीजन फीटस को मिलेगी, एक्सक्रीटेड सब्सटेंस वापस प्लेसेंटा ले लेगा, किसके थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। यहाँ लिखा हुआ जैसे है, प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस, ये टेम्परेली एंडोक्राइन टिश्यू है यहाँ पर प्लेसेंटा, एंड इट प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, एंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करेगा। वैसे यहाँ सिक्रीशन चल ही रहा है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन कौन कर रहा है, कार्पस लूटियम, पर इनकी भी जरूरत लगेगी। ये प्लेसेंटा भी इन हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, ये बिल्कुल प्रोजेस्टेरोन की तरह फंक्शंस करता है, और ये मिल्क इजेक्शन में क्या करेगा, हेल्प, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ये later phase of pregnancy hormone called relaxin is also secreted by the ovary, और ओवेरी एक हार्मोन सिक्रेट करती है, कौन सा, रिलैक्सिन। और ये रिलैक्सिन हार्मोन तब आएगा काम में जब पार्चुरेशन होगा, जब फीटस पूरी तरह मेच्योर होकर कहाँ आएगा, बॉडी से बाहर, तब कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, रिलैक्सिन। और ये रिलैक्सिन हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलीज करता है, इसका सिक्रेशन भी कार्पस लूटियम करेगा। आगे चलते हैं, द लेवल्स ऑफ हार्मोन्स, अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलेक्टिन, थायरोक्सिन, etc आर इंक्रीज्ड इन सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड। और मदर के ब्लड में ये हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मदर को फूड का डाइजेशन करना है, क्योंकि खुद का पेट भी भरना है और बच्चे का पेट भी भरना है, तो इन सारे हार्मोन्स की क्या लगेगी, लेवल की, हाई लेवल की जरूरत लगेगी, ये मैटरनल ब्लड में इंक्रीज हो जाएंगे। इनका सिक्रेशन प्लेसेंटा नहीं कर रहा है, मैटरनल ब्लड में ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रहे हैं। increased production of this hormone essential for the supporting of fetal growth, fetus की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है ये हार्मोन। मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर, मदर्स में खाना ज्यादा खाएगी, मेटाबॉलिक चेंजेस आएंगे। मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी को क्या रखना है, मेंटेन 9 मंथ। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की इनर सेल मास, ये बाहर तो मैंने बताया था ट्रोपोब्लास्ट, और अंदर वाले को क्या बोला था, इनर सेल मास। और इनर सेल मास ऑफ द एम्ब्रियो डिफरेंशिएट्स into an outer layer called ectoderm, inner layer called endoderm, and in between ecto and endoderm mesoderm layer is formed। 3 जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, किससे, इनर सेल मास से, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म।
and 3 layers gives rise to all tissue or organs in adult. और बच्चे में जितने भी ऑर्गन्स और टिश्यू फॉर्म्ड हुए हैं इन्हीं 3 जर्मिनल लेयर से फॉर्म्ड हुए हैं, लेकिन इनका फॉर्मेशन कौन कर रहा है? इनर सेल मास. It needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called stem cells which have the potency to give rise to all tissues and organs. और इन्हीं टिश्यूज और ऑर्गन्स में ये पोटेंशियल है. ये जो स्टेम सेल्स है, इनर सेल्स मास की कुछ सेल्स को हम बोल देते हैं स्टेम सेल्स, और उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो सब बॉडी के सारे ऑर्गन्स और टिश्यू का क्या कर सकती है? फॉर्मेशन. पर ये सारा काम करेगा कौन? इनर सेल मास. यहां से चलो आगे चलें. यदि हम तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में देखते हैं, इस चैप्टर का टॉपिक लास्ट की तरफ चल रहे हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ये देखो यहाँ पर फीटस, एम्ब्रियो, ये वो कॉर्ड है जिसको मैंने स्टेम बनाया था, ये ब्रांचेस, ये स्टेम और ये रूट्स. कोरियोनिक विलाई मतलब प्लेसेंटा, प्लेसेंटल कोरियोनिक विलाई. और the average duration of human pregnancy is about 9 months which is called the gestation period. और प्रेगनेंसी का टाइम ह्यूमन बींग्स में कितने मंथ है? 9 मंथ. थोड़े बहुत 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, 5-7 डेज होते हैं, लेकिन हमारे पास एनसीईआरटी ने 9 मंथ लिखा, आपको 9 मंथ ही लगाना है. तो 9 मंथ की क्या है? प्रेगनेंसी. और इसे गेस्टेशन पीरियड कहा. और इसमें देखो यहाँ पर ये फीटस के आसपास लेयर्स बन रही है. यहाँ पर सबसे आउटर लेयर को हम कहते हैं कोरियोन, जो क्या फॉर्म्ड करती है? कोरियोनिक विलाई. सेकेंड लेयर को हम बोलते हैं एमनियोन. ये फ्लूइड बनाती है जिसको हमने नाम दिया है एमनियोटिक फ्लूइड्स. और इस एमनियोटिक फ्लूइड्स के कारण क्या होगा? तो ये बच्चा जो है, फीटस जो है, इसका प्रोटेक्शन होगा एमनियोटिक फ्लूइड के कारण. ये शॉक एब्जॉर्बर है. देन यहाँ पर थर्ड जो लेयर है वो यॉक सैक. ये फूड का स्टोरेज करता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स में वो काम प्लेसेंटा कर रहा है, इसलिए लेस डेवलप्ड है. देन एलेंटोइस, यहाँ है ये एलेंटोइस. और ये एलेंटोइस जो है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का वर्क करता है, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन का वर्क कौन कर रहा है? प्लेसेंटा. इसलिए ये दोनों लेस डेवलप्ड है. और ये बाकी कोरियोन और एमनियोन जो लेयर्स है वेल डेवलप्ड है. ये यहाँ पर म्यूकस का क्या लगा है? प्लग, ताकि इधर से कोई सब्सटेंस का भी लीकेज ना हो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर इंटर ना हो पाए, क्योंकि अब बच्चे को सेफ रखना है 9 मंथ के लिए. इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर ये जो 9 मंथ है इसको हमने 3 ट्राइमेस्टर में क्या किया है? डिवाइड्स. जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम देख रहे हैं जो कितने वीक्स का है? 12 वीक्स. और इस दौरान आफ्टर 1 मंथ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोस हार्ट इज फॉर्म्ड. फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ इज हार्ट, क्योंकि हार्ट बीट चलेगी. और हार्ट बीट चलेगी इसका मतलब है स्टेथोस्कोप से इसको क्या किया जाता है? सुना जाता है हार्ट बीट को 1 मंथ के बाद में. तो पहला साइन है लाइफ का, वो क्या है? हार्ट बीट. इसलिए सारा काम हम हार्ट से ही करते हैं, क्योंकि हार्ट लाइफ का फर्स्ट सिंबल है यहाँ. By the end of 2nd month pregnancy, the fetus develops limbs and digits. हाथ पैर बन जाते हैं और उंगलियां बन जाती है 2nd मंथ के एंड्स तक. और by the ends of 12 weeks, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक जाते जाते most of the major organ systems are formed. For example, limbs and external genitalia organs are well developed. मेजर ऑर्गन्स जो है वो 3 मंथ मतलब 12 वीक्स मतलब 3 मंथ तक बन जाते हैं, फॉर्म्ड हो जाते हैं. और एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑर्गन्स भी बन जाते हैं. और अगर एक्सटर्नल जेनेटेलिया है तो आप पहचान सकते हो कि ये मेल होगा कि फीमेल. वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक आप पहचान सकते हो कि मेल है कि फीमेल, सोनोग्राफी से. सेकेंड ट्राइमेस्टर 24 वीक्स. 24 वीक्स का क्या है? सेकेंड ट्राइमेस्टर. And the first movement of the fetus and appearance of hair on the head are usually observed during the 5th month. First movement of the fetus and appearance of hair on the head are usually observed during the 5th month. और ये 5th मंथ में आपको फीटस के ऊपर, हेड के ऊपर क्या ऑब्जर्व हो जाते हैं? हेयर. उससे पहले बच्चा गंजा ही रहता है, हेयर यहीं आएंगे 5th मंथ में. By the end about 24 weeks, end of 2nd trimester, the body is covered with fine hairs, eyelids separate and eyelashes are formed. eyelids separate हो गई है
और आंखों में आई लेसेस बन गए हैं और हेयर आ गए हैं, पूरी बॉडी पर मुलायम मुलायम बाल आ चुके हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड तक। और इसको फिर मैंने डिवाइड किया है थर्ड ट्राइमेस्टर 7 मंथ। इस थर्ड ट्राइमेस्टर में तो डेवलप जो सारे ऑर्गन सिस्टम थे वो सब क्या हो जाते हैं, वेल डेवलप्ड, एंड द फीटस इज फुली डेवलप्ड एंड रेडी फॉर डिलीवरी। अब ये डिलीवरी के लिए क्या हो गया है, रेडी। चलो अब डिलीवरी करवाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी। फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। अब फीटस डेवलप्ड हो गया और प्लेसेंटा, दोनों एक सिग्नल भेजेंगे जिसको क्या वो नाम दिया है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहाँ जाएगा, हाइपोथैलेमस ब्रेन के पास, और ब्रेन से सिग्नल कहाँ जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड से कहाँ सिग्नल जाएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन तुरंत जाता है और स्ट्रॉन्ग यूटेराइन क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन, और इसी को कहते हैं लेबर पेन। और लेबर पेन के थ्रू ये जो बच्चा है, ये बच्चा बर्थ केनाल से, यहाँ जो है वो क्या है, बर्थ केनाल, और इस बर्थ केनाल से फीटस कहाँ आ जाएगा, बॉडी से बाहर। एक्सप्लोजन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूटेरस थ्रू द बर्थ केनाल। और बर्थ केनाल में दो लोगों को इंक्लूड किया है, सर्वाइकल केनाल और वेजाइना से कहाँ आ जाएगा, बेबी बाहर। और इस प्रोसेस का नाम क्या है, पार्चुरेशन। नेक्स्ट और लास्ट प्रोसेस है लैक्टेशन। द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग pregnancy and start producing milk towards the end of pregnancy by the process called lactation. इस प्रेगनेंसी के टाइम पर मेमोरी ग्लैंड्स में कई सारे चेंजेस आते हैं और प्रेगनेंसी के एंड्स तक इसमें मिल्क का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, स्टार्ट, क्योंकि नन्ना मुन्ना आने वाला है। अब उसको क्या चाहिए, मिल्क, एंड हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न। और नए बच्चे को, जो बच्चा अभी पैदा हुआ, उसको क्या चाहिए, फीडिंग के लिए मिल्क। मिल्क produced during the initial few days of lactation is called colostrum। और फर्स्ट मिल्क फ्यू डेज के लिए, फर्स्ट मिल्क 3 से 5 डेज का होता है, कोलेस्ट्रम येलो कलर का होता है, विच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी रहेगी यहाँ पर IgA, एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। और न्यू बॉर्न बेबी को क्या प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस देता है ये एसेंशियल है IgA। क्या है IgA, एसेंशियल। एंड ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्थी बेबी। और हेल्थी बेबी के लिए क्या जरूरी है, ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, नेसेसरी। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज नेसेसरी फॉर हेल्थी बेबी। तो बच्चे को पहले माँ का ही दूध मिलना चाहिए, ये डॉक्टर्स की सजेशन है। लास्ट में यहाँ सजेशन किया है, डॉक्टर ने सजेशन दिया है। तो ये हमारा टॉपिक ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।